नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज लॉन्ड्री की साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। मैं शार्दुल, क्योंकि अतुल इस समय एक ज़रूरी छुट्टी पर हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बनजोत कौर। बनजोत इस समय वायर में हेल्थ रिपोर्टर हैं। उससे पहले वो डाउन टू अर्थ और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम कर चुकी हैं और वो लगभग 12 साल से ज़्यादा से बल्कि हेल्थ और साइंस पत्रकार के रूप में काम कर रही हैं। स्वागत है बनजोत आपका। शुक्रिया आपका। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ समर्थ जुड़े हैं, समर्थ बंसल। समर्थ इस समय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वह हिंदू के लिए, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए पहले काम कर चुके हैं। वो एक्स IITian भी हैं और अधिकतर वो टेक, राजनीति और पॉलिसीज पर लिखते हैं। समर्थ, स्वागत है आपका एनएल चर्चा में। धन्यवाद। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान, आप सब उनसे परिचित हैं, हृदेश जोशी जी जुड़े हैं। हृदेश लंबे समय से टीवी पत्रकार रहे हैं और ख़ास तौर पर वो प्राकृतिक और क्लाइमेट के मामलों पर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो और भी मामलों पर रिपोर्ट करते रहे हैं। शुक्रिया आपका। ठीक है, हम आपकी मुस्कान के साथ ये परिचय याद रखा जाएगा। धन्यवाद। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां, और इस हफ्ते काफ़ी सारी ज़रूरी सुर्खियां रहीं। पहली सुर्खी शुक्रवार से ही है। बीते शुक्रवार ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2022 की रिपोर्ट में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर रहा और पिछले साल हम इसी रिपोर्ट में 2021 में 101वें स्थान पर रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। आज हम इस पर बात भी करेंगे। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सरासर खारिज कर दिया और रिपोर्ट बनाने में जो प्रणाली है उसमें गंभीर समस्याएं हैं, जिसकी वजह से रिपोर्ट में काफी त्रुटियां भी हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे ही। पहला विषय हमारा यही है। दूसरी सुर्खी पत्रकारिता जगत से है। पिछले हफ्ते द वायर ने इंस्टाग्राम को लेकर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता अमित मालवीय किसी भी अगर पोस्ट को फ्लैग करते हैं तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है और ऐसी करीब 700 से ज्यादा पोस्ट हैं जिन्हें हटा दिया गया। इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने इसका सार्वजनिक रूप से पूरी तरह खंडन किया और ये हमारा आज बातचीत का दूसरा विषय है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोनों पक्षों में काफी बहस चली। उसके बाद अंततः वायर ने अपनी तीनों रिपोर्ट इस समय समीक्षा के लिए छुपा ली हैं। तो आगे हम बात करेंगे ही। ये उन्होंने उसे सस्पेंड किया है, छुपाना नहीं। मतलब स्टोरी है वहाँ पर हेडलाइंस के साथ। मतलब वो उन्होंने कहा कि हम इस नहीं इंटरनल रिव्यू कर उन्होंने रहे हैं। सार्वजनिक ठीक है, पटल इस से पर आगे हटा बात दिया। करेंगे। पब्लिक समर्थ हमारे स्फीयर साथ हैं, समर्थ ज्यादा बताएंगे जी। तीसरी सुर्खी संसद से। मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो मामले में रिहा हुए जो 11 अभियुक्त थे, उनकी रिहाई का एक तरह से बचाव करने वाला बयान दिया। आपको याद होगा, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि 15 अगस्त को ये अभियुक्त रिहा हुए थे और तब सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी। वो आलोचना जारी भी है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि रिहाई के कई कारण होते हैं, उनमें से एक उनका बर्ताव भी होता है। तो और जो श्रोता नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 2002 में गुजरात दंगों के समय इन 11 अभियुक्तों ने 19 वर्षीय, उस समय 19 वर्ष की थी बिल्किस और गर्भवती भी थी, उनकी और उनकी माँ का सामूहिक बलात्कार किया था और उनकी 3 साल की बेटी की हत्या भी कर दी थी। आज समय रहा तो हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगली सुर्खी अंतर्राष्ट्रीय है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने कार्यकाल से 6 हफ्ते के बाद ही इस्तीफा दे दिया है। उनका 45 दिन का कार्यकाल इतिहास में किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल रहा और उनके इस्तीफे की वजह कुछ ऐसे वित्तीय निर्णय रहे जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट को काफी नुकसान पहुंचा और मतदाताओं की जेब पर काफी बोझ पड़ा। देश अच्छा लगता है ना जब नेता को जनता का हिसाब देना पड़े और तुरंत नौकरी चली जाए। ये यहाँ तो तो होता ही नहीं, बहुत कम है। लेकिन मतलब मैं सोचता हूँ कि ये स्टोरी काफी उलझी हुई है। पिछले 5 साल में 6 PM या 6 साल में 5 PM यूके देख रहा है। 6 साल में 5 तो नहीं, पर हाँ काफी जल्दी जल्दी बदले हैं। लेकिन जब विदेश नीति पर बात करेंगे तभी इस पर बात हो पाएगी। बिल्कुल। दूसरी एक और सुर्खी अंतर्राष्ट्रीय। भारत ने यूक्रेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से कहा है कि वे जितनी जल्दी हो सकता है यूक्रेन छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूस ने युद्ध की आक्रामकता को भी बहुत बढ़ा दिया है और ये पिछले महीने क्रीमिया पुल पर हमले और उसके बाद
रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को जिन्हें एनेक्स किया था, उसके बाद ये भारतीय दूतावास ने घोषणा की। इस समय रूस थोड़ा डिफेंसिव है और वो बाय नेचर थोड़ा आक्रामक ज्यादा हो गया है। आखिरी सुर्खी राजनीतिक पटल से। लंबे विवाद और उठापटक के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव पूरा हो गया। ये चुनाव आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीता। आप इस पे आपकी काफी इस पैनी समय नजर हृदय थी। भी मुस्कुरा रहे हैं, श्रोताओं को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये चुनाव खड़गे ने काफी बड़े अंतर से जीता, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भी शशि थरूर हारने वाले उम्मीदवारों में ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा मतों को लेकर हारे। और जब उसका समय आएगा तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस के शुभचिंतकों को लगता है कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद आखिरकार उनका भाग्य बदलेगा। जी तो देखते हैं क्या होगा। तो हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। बनजोत हमारे साथ। एक हम आगे बात जी, करेंगे। जी। एक हेडलाइन मैं भी जोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बिल्कुल पॉलिटिक्स और हम बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं कि जो शतरंज की दुनिया से हेडलाइन है कि अमेरिकन एक ग्रैंड मास्टर हैं नाइमन, उन्होंने $100 मिलियन, अब मिलियन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ यूएस डॉलर का जो है वो डेफेमेशन किया है वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन और उनके साथियों के खिलाफ। अब ये मैं इसलिए बता दिया कि थोड़ा बहुत हमें शौक है चेस का, तो और इन्होंने कहा है कि उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए, और ये बड़ी पुरानी बात रही है शतरंज की दुनिया में। अभी एक इस पर नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, तो काफ़ी प्रतिस्पर्धा, पहले रशियंस जो हैं बहुत हावी रहे हैं शुरू से, लेकिन अब वो तो उनका वर्चस्व तो टूट गया है। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं, इतना बड़ा जो डेफेमेशन सूट है, जो मुकदमा है, वो बताता है कि शतरंज की दुनिया सिर्फ दिमाग की नहीं है, ये दिखाती है दांव पेचों की भी है। बिल्कुल। आप क्वींस गैम्बिट की बात कर रहे क्वींस हैं। गैम्बिट की बात जी, कर रहा जी। था। तो हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। बनजोत हमारे साथ कम समय के लिए जुड़ी हैं, तो पहले हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर ही बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इस साल की रिपोर्ट में भारत फिर से गिरा, और ये लगातार हम 2014 से गिरते हुए आ रहे हैं। मैं देख रहा था 2014 में हम 55वें स्थान पर थे, और पिछले साल जैसा बताया 101वें स्थान पर थे। तो बनजोत, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि हम एक तरफ अगर राजनीतिक बहस को अलग रख दें, तो इस रिपोर्ट के आंकड़े हमारे देश के आहार और लंबे समय के जो पोषण के आंकड़े हैं उनको लेकर क्या कहता है? इसके अच्छे तथ्य भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन आप जवाब दें तो उससे पहले एक चीज़ और, असल में क्या होता है कि इस रिपोर्ट का बचाव करने वाले या विरोध करने वाले अधिकतर राजनीतिक पक्ष से प्रेरित दिखते हैं बजाय डेटा के निष्पक्ष एनालिसिस से। तो आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है? पहले इस रिपोर्ट में जाए उसके पहले एक ट्रेंड है, और उस ट्रेंड में मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट उसको बताना शायद यहाँ जरूरी होगा। हाल फिलहाल के दिनों में जितने भी इस तरह की रिपोर्ट आई, फिर चाहे वो WHO की रिपोर्ट कोविड के डेथ को लेकर हो, एस्टिमेटेड डेथ्स को लेकर हो, रिजेक्ट किया ये कह के कि मेथोडोलॉजीज में गलतियां थी, उस पर तीखी बहस हुई, बहुत तीखी बहस हुई, और अभी भी इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। और एक बड़ा तबका है जो सारे साइंस और डेटा को लगा के बोलता है कि नहीं, भारत में उतनी कोविड की डेथ्स हुई जितने WHO एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको भी भारत ने नकार। इसी तरह जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई, उसमें भी भारत ने बकायदा संसद में ये बयान दिया गया कि हम उसे नकारते हैं क्योंकि उसकी मेथोडोलॉजी में गलतियां थी। तो आपको पिछले कुछ महीनों में जितनी भी इंटरनेशनल इस तरह की रिपोर्ट्स आई जो कि भारत की बहुत एक अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रही थी, उनका मोटा मोटी यही कह के खंडन किया गया कि इन सब में मेथोडोलॉजीज की गलतियां थी, और फिर दोनों तरफ से बहस छिड़ी और कभी भी उस फाइनल कंक्लूजन नहीं आ सका। वो एक डिबेट ही बन के रह गया। इसमें एक अगली कड़ी है या नहीं, ये श्रोता बेहतर समझ सकते हैं, बट इस ट्रेंड को हाईलाइट करना मुझे लगा कि यहाँ जरूरी था। अब आते हैं जो आपका विषय है, हंगर का। इस रिपोर्ट को, अगर हंगर के ही विषय पर, इस रिपोर्ट को अभी 2 मिनट के लिए अगर छोड़ दीजिए और आप कुछ इसी विषय पर जुड़ी हुई रिपोर्ट्स को देखिए, तो 2022 में ही एक रिपोर्ट और आई जिसका एब्रीविएशन था सोफी 2022, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी। ये भी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट थी जिसको WHO, FAO और इस तरह की तमाम संस्थाओं ने मिलकर बनाया था। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अब हम इसे भी नहीं विश्वास करें और नकार तो अलग बात है, बट उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत की लगभग 70% जनता
न्यूट्रिशियस फूड, आप मेरे वर्ड्स को हम्म अंडरलाइन कीजिएगा, न्यूट्रिशियस फूड को अफोर्ड नहीं कर पाती। जी अब न्यूट्रिशियस फूड की डेफिनेशन क्या है? भारत में ही एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, जो हैदराबाद में स्थित है, और वह एक 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 रिकमेंडेशन निकालता है जिसको कि रिकमेंडेड डाइट बोलते हैं। उसमें वो बताता है इतने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, इतना फैट होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे जब कंपेयर हैं तो 70% जनता जो है वो न्यूट्रिशियस फूड को अफोर्ड नहीं कर पाती है। ऐसा इस सोफी 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है। ये इंटरनेट पे मौजूद है, इसे आपके श्रोता देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ठीक है, अगर आप PDS के माध्यम से या बाकी किसी स्कीम के माध्यम से आप लोगों तक चावल, गेहूं इत्यादि पहुंचा देते हैं, उनका पेट भर देते हैं, और उनमें इस बात और वो पेट भरने के कारण उनको अपनी रोज के दिन का काम करने के लिए नेसेसरी एनर्जी भी मिल जाती है, बट दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू न्यूट्रिशियस फूड। जी ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट आई। अब ये इकलौती ऐसी रिपोर्ट नहीं थी, इसी तरह का एक 2021 में भी एक पेपर इफ्री, एक बड़ी मानी हुई संस्था है, उनकी एक रिसर्चर कल्याणी रघुनाथन और एक और ने कहा, और 2021 का ये पेपर था कि हम्म भारत की 63 से परसेंट टू 76% जो रूरल इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो रिकमेंडेड डाइट जो है, जो NIN ने ही दी है, किसी और ने नहीं, उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो अगर आप ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसकी तमाम बहसों के तर भी एक बड़े लैंडस्केप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वाकई स्थिति चिंताजनक है। ठीक है, भारत सरकार ने कुछ कदम लिए, उनकी अपनी एक समीक्षा हो सकती है कि वो अपना टारगेट, एनीमिया का जो टारगेट था वो नहीं अचीव हो पाया, एनीमिया के फिगर्स बढ़े ही। और इस रिपोर्ट को ये कह के, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, ये कह के फॉर एग्जाम्पल डाउट किया गया कि इसका एक कंपोनेंट जो था वो एक ओपिनियन पोल के आधार पे लिया गया, और वो ओपिनियन पोल का जो सैंपल साइज था वो मात्र 3000 का था। बट दैट वाज वन फैक्टर, वो सिर्फ एक फैक्टर था, एक सब फैक्टर था रादर, जिससे की रिपोर्ट बनी, और ढेर सारे फैक्टर्स थे। तो अब अगर आप नकारना चाहें आप नकार सकते हैं, पर बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जो कि ये कहता है कि हमें अपने डाइट के लिए और लोगों तक जरूरी खाना पहुंचाने के लिए, जरूरी मात्रा और जरूरी क्वालिटी में पहुंचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी तो बजाय इस रिपोर्ट को, जब ये सबको, ये अब ये इन दिनों जितने डिस्कशंस हुए उसमें भी शायद ये बात आई कि जब इसी तरह का एक रिपोर्ट जब मनमोहन सिंह सरकार के टाइम जी पे आई जी थी, तो बिल्कुल। उन्होंने इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम कहा था। जी तो हम अब अचानक से उस नेशनल शेम से नेशनल फेम की स्थिति में तो नहीं जा सकते, और वो एक लंबी जर्नी है जिसे हमें तय करना होगा। तो बजाय इसके कि इन सारी चीजों को सतही तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाए, इनसे कुछ सीख लेके आगे बढ़ा जाता तो शायद सरकार के तौर पे वो बेहतर रिएक्शन होता। जी जो मंजूत ने बात कही वो मैं भी देख रहा था आज सुबह, हम्म और जब उन्होंने मेंशन कर ही दिया तो मैंने एक आर्टिकल खोला है जो मिला है मुझे, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर आर्टिकल है, और उदित मिश्रा ने लिखा है कि उस वक्त उन्होंने कहा था, आई हैव सेड अर्लियर ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स एंड आई रिपीट दैट द प्रॉब्लम ऑफ मेलन्यूट्रिशन इज ए मैटर ऑफ नेशनल शेम। मैं उसी आर्टिकल से पढ़ रहा हूँ ये। जी जी Despite impressive growth of GDP, the level of under nutrition, वो कह रहे हैं कि GDP बढ़ने के बाद भी इन द कंट्री अनएक्सेप्टेडली हाई। तो प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह से स्वीकार करते हैं तो एक पॉलिसी मेकिंग में भी एक जी। मैसेज जाता है ना। तो लेकिन अगर फिर एक पूरी आर्मी आ जाती है और कहती है नहीं ये तो देश के खिलाफ हो रही है बात, तो उससे एक पॉलिसी मेकिंग में भी एक कंफ्यूजन होता है कि ये क्या ट्रोल्स कह रहे हैं या फिर ये बात जो है हमें मैसेज दिया जा रहा है कि भैया इस पे ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत भी है या नहीं। ये तो है ही। देखिए राजनीति वाले पॉइंट पर तो मैं आता ही, मैं एक चीज और मैं नहीं मंजूत से मैं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने उस बात को हाँ खोल दिया। नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन श्रोताओं के लिए पहले मैं एक दो चीजें बता दूं और फिर मेरा उससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल मंजूत से है, फिर हम समर्थ और आपसे बात करेंगे। मैंने बताया जैसे 2014 से इस रैंकिंग में भारत गिर रहा है, जबकि जैसा आपने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, सुधरती हुई लग रही थी। तो मंजोत ने जो बातें कही, न्यूट्रिशियस फूड, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण का सिर्फ गरीबी से लेना देना नहीं है। बहुत से लोग सतही तौर पर ये समझते हैं, हम क्या खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें कई आंकड़े हैं, जैसे अंडर नरिश्ड का आंकड़ा है, तो पौष्टिक आहार सही मात्रा में शरीर में जा रहा है या नहीं। आप
पेट तो भर रहा है जैसा मंजोत ने कहा, लेकिन वो आहार पौष्टिक नहीं है। दूसरा, स्टंटिंग, यानी बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी औसत लंबाई कम है। हाँ, और इसमें वो फैक्टर भी है कि उसकी जेनेटिकली कितनी हो सकती, लेकिन उसके बावजूद वो कम है। वेस्टिंग का अर्थ है कि जितनी उसकी लंबाई है उसके हिसाब से उसका वजन नहीं है उतना। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का सबको मतलब पता है कि शैशव अवस्था में कितने बच्चे मर रहे हैं। तो इसमें कई जगह, बनजोत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनमें से एक दो आंकड़ों में भारत में सुधार है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टंटिंग में भारत का आंकड़ा बहुत तेजी से गिरा है। तो जैसा आपने एक तो सैंपल साइज की बात कही, मैं वो पूछना चाह रहा था। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की और जो रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे कि एक तो सैंपल साइज बहुत छोटा था, चलिए वो तो एक अलग बात है, पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार के आंकड़े एक्सेप्ट नहीं किए गए। भारत सरकार के आंकड़े नहीं लिए, प्राइवेट लिए हैं। ये सवाल डेटा की एफिकेसी के ऊपर भी जाता है। तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें कि भारत सरकार का आंकड़े पहली बात तो लिए क्यों नहीं गए, और दूरगामी परिणाम इस डेटा के विश्वस्त ना होने के क्या होते हैं। देखिए, ये कहना कि भारत सरकार के आंकड़े नहीं लिए गए, अगर आप इस रिपोर्ट की डिटेल्स में जाएंगे, मेथोडोलॉजी और सोर्सेज पे जाएंगे, तो उन्होंने एक सेट ऑफ कई सारे सेट ऑफ जी। डेटा उठाते हैं और फिर उससे कंपोजिट स्कोर बनता है। उन्होंने एक सेट ऑफ डेटा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और जी। जिसका अभी 5th वर्जन आया था, जी। बहुत चर्चा में रहा, वो NFHS 5 से लिया हुआ है और यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स के कुछ डेटा लिए हैं। और यूनाइटेड नेशंस अपने सर्वे उसने नहीं कराया था, वो भारत से जो डेटा दिया जाता है वो वहीं से लिया हुआ है। तो वो जो ओपिनियन पोल की बात कर रहे, वो सिर्फ एक सब फैक्टर था। क्या उस 3000 के ओपिनियन पोल पे ये सारी की सारी रिपोर्ट बना दी गई? ये एक सरासर डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। तो NFHS 5 का डेटा जब लिया गया है, यूएन एस्टिमेट्स का डेटा जब लिया गया है, यूएन एस्टिमेट्स के पास डेटा जो जाता है वो भारत सरकार से जाता है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो सोर्स है डेटा का, वो सारे के सारे सोर्सेस एक तरह से फर्जी। अब मुझे बार बार वो कोविड की रिपोर्ट इसलिए याद आती है क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के तर्क की ओपिनियन पोल पे और मॉडलिंग करके कोविड के डेथ्स निकाल दिए गए। खाली इस बार के आर्गुमेंट्स को पढ़ के और जो कोविड के आर्गुमेंट्स थे उनमें इतना ही फर्क है कि वो इंडिकेटर्स के नाम बदल गए जी। पर एक रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट को किस तरह डिस्क्रेडिट करना है, वो लगभग आर्गुमेंट्स उसी तरह के। तो अब जब NFHS 5 से डेटा उठाएंगे तो आप कैसे कहेंगे कि ये डेटा क्रेडिबल नहीं? तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जी। बनजोत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और समर्थ, क्योंकि आप भी इन्वेस्टिगेशन और ये सब करते रहते हैं, तो अगर आप भी टिप्पणी उसके बाद कर सकें। बनजोत, मैं पूछ रहा था कि अभी इंटरनेट पे देख रहे थे तो कई लोग जो बात को हल्का कर देते हैं, जैसे सरकार की ओर से रिस्पॉन्स आया है तो हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, गंभीरता से देख रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में। लेकिन कई लोग कहते हैं कि चाइना, नहीं माफ़ कीजिए, श्रीलंका का जो हाल है, श्रीलंका में जिस तरह से लोग लेके घूम रहे हैं, या पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि वो कटोरा लेके पिछले कई सालों से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स में बहुत रॉ अंदाज में बोल रहा हूँ, शब्द यही हो सकते, भावना यही है उनकी। तो उस हिसाब से तो आने वाले दिनों में इन देशों की रैंकिंग गिरेगी और भारत की रिलेटिवली सुधरेगी, ऐसा होगा? आपको इसमें कोई तथ्य लगता है या सिर्फ हवाबाजी है कि चाइना, श्रीलंका में इतना बड़ा संकट आया तो वहां पर उसका भूख सूचकांक क्या पूरी तरह से उस संकट पे निर्धारित होगा? देखिए, श्रीलंका के जिस संकट की आप अभी बात कर रहे हैं वो संकट अभी आया है। अब आने वाले दिनों में वो इन रिपोर्ट्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा, बट वो एक टाइम स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम थी। हमारे देश में हिस्टोरिकल ये प्रॉब्लम है, ओवर द गवर्नमेंट्स एंड ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ रेजिम्स, है ना? अब आप हल्का करने के लिए, ठीक है, किसी नेता ने कह दिया कटोरा लेके घूम रहे थे, लेट दैट रिफ्लेक्ट इन डेटा। तो अब आप स्टेटमेंट को, एक इस तरह के रेटोरिकल स्टेटमेंट को कि कटोरा लेके घूम रहे थे, अगर डेटा के साथ उसको रखेंगे तो, और आप किसको रिलाई करना चाहेंगे, ये तो फिर आपके श्रोता पर ही डिपेंड करता है कि उसको डेटा पे ज्यादा रिलायबिलिटी होगी या इस तरह के रेटोरिकल स्टेटमेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि किसी भी इस तरह की रिपोर्ट में कुछ भी लिमिटेशंस नहीं होती है। इनफैक्ट सारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में नीचे एक लिमिटेशंस का सेक्शन होता है। जी जी। अगर आप उन लिमिटेशंस के सेक्शन को पढ़ेंगे और उसको गंभीरता से, अगर उसमें आप कुछ
फ्लॉज निकाल सके, वन इज मोस्ट वेलकम टू डू दैट। बट इस तरह की हल्की बातें करना, वो ठीक है, वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी को सूट कर सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप सीरियस किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यही भारत सरकार के अधिकारी जब सीरियस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जिस जिस अभी वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि सिर्फ एक ओपिनियन पोल के आधार पे रिपोर्ट बना दी गई, वो इसको नहीं डिफेंड कर पाएंगे, हो सकता है उसकी चर्चा भी ना करें। पर जब पब्लिक में इस चीज को कहना है तो ठीक है, आप कह सकते हैं। जैसा कि बनजोत ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन तो देश चलती रहती है, आप और हम और बनजोत और समर्थ भी इससे वाकिफ हैं। आप तो सबसे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं मेरे खिलाफ। देखिए वो बात तो अलग है, वो तो मेरा हक भी बनता है आई थिंक, बट भारत सरकार को और उनके समर्थकों को ये काम नहीं करना चाहिए। समर्थ, जो हृदय ने पूछा उसके साथ मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी जोड़ना चाह रहा था। जैसे कि श्रोताओं के लिए मैं उदाहरण याद दिलाना चाहूँगा, कुछ समय पहले मिड डे मील में मध्य प्रदेश में अंडे का प्रकरण हुआ था, उन्होंने अंडे हटा दिए थे, तो प्रोटीन की कमी हो गई थी, विटामिन B12 की कमी हो गई थी। मैं जानना चाह रहा था ये डिसइंफॉर्मेशन और सरकार को डिफेंड करने वाले जो हृदय ने बात की, उसके साथ साथ भारत में जो ये पूजा पद्धति, जिसे धर्म भी लोग कह देते हैं, अलग अलग प्रांतों में थोड़ी अलग अलग चलती है, इसका हमारी आस्था का और खान पान का जुड़ाव बिल्कुल सबके सामने है। लेकिन आस्था जो डिक्टेट करती है खान पान को, वो कहाँ तक सही है और सरकारें इसको बदलकर कितना नुकसान पहुंचा रही हैं? मैं इसे जो बनजोत ने जहाँ से बात स्टार्ट करी थी, मैं उसके बारे में एक दो चीज बोलना चाहता हूँ। जी जी जैसे बिल्कुल। उन्होंने जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करी, और तुम्हें एक, अगर आपको ध्यान हो, वर्ल्ड बैंक का एक नंबर आता था, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। हाँ जी। जी जी तो उसका अगर आप देखेंगे, जब जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स आई थी कि कितना भारत सरकार ने एफर्ट्स डाले थे कि इंडिया की रैंकिंग उसमें बढ़ जाए। हाँ, कि मतलब वो आपके एग्जैक्टली हमें पता था कि ये मेथड होता है, तो उस नंबर को कैसे बढ़ाया जाए ताकि इंडिया की रैंकिंग वहाँ पे इम्प्रूव हो। तो ये जो राजनीतिक गेम है इसमें आंकड़ों का, वो ये जो आंकड़े हमें जिसमें हम अच्छे दिखते हैं उसकी मेथोडोलॉजी हम इग्नोर कर देंगे, और जहाँ पे हमें रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी प्रॉब्लम है। तो मैं मेरा बैकग्राउंड है स्टेटिस्टिक्स में, तो ये चीज़ जो कम्युनिटी में हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है कि इन दो चीज़ों को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। कि एक तो हो गया आपका पॉलिटिकल एंगल टू स्टैट्स, जी बट टेक्नोक्रेटिकली राइट, कि वो मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, उस पे इनको आज के टाइम पे वो दो डिबेट अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस में आज सोनलदेव देसाई जी का एक आर्टिकल है ओपिनियन पेज में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में सोशियोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे अपने काम में काफ़ी बात की हुई है वो, और वो IHTS सर्वे कराती हैं इंडिया में। तो उन्होंने एक्चुअली आज बड़ी अच्छी बात, मतलब उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक्चुअली मेथोडोलॉजी पे जेन्युइन कंसर्न्स आज अखबार में लिखे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं मेथोडोलॉजी में। और उनका जो मेन पॉइंट है आर्टिकल का, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम ऐसे इंडेक्सेस को इतना वैल्यू करने लग जाते हैं कि हम दूसरी कंट्री से आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो उससे जो अंडरलाइन इश्यूज हैं एक्चुअली अबाउट, जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, उससे हमारा अटेंशन दूर हो जाता है। बिकॉज फिर हम ये एक कंट्री ऊपर दूसरी कंट्री नीचे, दैट बिकम्स सेंटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स रादर देन अंडरलाइन इशू। तो जो और बनजोत, इसमें आप इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानती हैं, बट मैं उनका एक पॉइंट ये था कि वो जो 4 कंपोनेंट हैं जो इस इंडेक्स में जाते हैं, अब वो जरूरी है क्या कि वो हंगर रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो बाकी क्लाइमेट हो गया, हेल्थ, अदर फैक्टर्स, जो कि उस सेम जो आपके इंडेक्स में 4 कंपोनेंट हैं उसको और कितनी सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, तो क्या उसका हंगर से कितना कोरिलेशन है। तो उन्होंने इस चीज पे बड़ा एक नुआंस आर्टिकल लिखा, जो मैं सुबह पढ़ के यही सोच रहा था कि हमारा पब्लिक डिस्कोर्स कितना स्टेटिस्टिक्स को लेके इट्स मोर पॉलिटिकली फोकस रादर देन टेक्नोक्रेटिकली समझना कि उस आंकड़ों में क्या है। एंड देन ऑफ कोर्स सो हाँ, एक चीज मैं वैसे फ्लैग करना चाह रहा था कि इन दो चीजों में हमें मुश्किल होता है ये बात करना कि कहाँ से आप डिबेट चालू करें। देखिए ये तो है ही, मैं आपकी बात को श्रोताओं के लिए कोशिश करूंगा सरल करने की। है क्या कि डेटा में से हर व्यक्ति वही उठा लेता है जो बात उसे सूट करती है आमतौर पे, और खास तौर से सोशल मीडिया पर यह है। और ट्राइब बनाना मानव स्वभाव का एक बड़ा नैसर्गिक अभ्यास है कि हम अपना ट्राइब ढूंढते हैं और हम उसी की बात करने की कोशिश करते हैं। हृदय, मैं वही सवाल आपके पास लाना चाह रहा था।
सरकार ने कहा कि ये साजिश है, ये सब है, वो तो एक अलग बात है। हमारी पूजा पद्धति और आस्था खान पान को इस लेवल तक अफेक्ट करती है कि कुपोषण कई बार होता है भरा हुआ पेट होने के बाद भी। और मैं व्यक्तिगत उदाहरणों से जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बहुत ही अच्छे स्तर के अमीर लोग हैं, उनके यहाँ भी खान पान, लेकिन बच्चों का ऐसा था कि वो कुपोषण के शिकार थे, लेकिन खा रहे थे लेकिन पोषण नहीं हो रहा था। ये जो डाइकोटमी है हमारे समाज की, जो राजनीति को भी डिक्टेट करती है, जैसे मैंने मध्य प्रदेश का मिड डे मील से अंडे वाला एग्जाम्पल दिया, नहीं वो छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, बहुत सारे में हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कहाँ तक सही है और इससे बचने का तरीका क्या है? सच तो ये है कि मैं इस पर कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ, पर हाँ मैंने एज ए रिपोर्टर ये देखा है कि जब छत्तीसगढ़ में ये हुआ कि अंडा नहीं दिया जाना है, तो उन्होंने कहा अंडा नहीं, हम अगर जो लोग अंडे से परहेज करते हैं हम उन्हें केला देंगे उसकी जगह, और उसकी होम डिलीवरी की तक बात हुई। लेकिन समस्या ये है कि बच्चों को का भी एक राइट टू डेवलप के साथ साथ उनकी राइट टू चॉइस है। अगर बच्चे को बगल में दूसरा बच्चा देख रहा है और अंडा खाते हुए उसका मन कर रहा है, और नेचुरली मुझे एक नैसर्गिक उसमें उसका मन करेगा खाने का, और उसका रिप्लेसमेंट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से अंडा जो है, मुझे नहीं लगता, मैं गलत हो सकता हूँ, कि अंडे का केला रिप्लेसमेंट है। तो ये चीज जरूरी है कि जो भोजन है उसकी पद्धति, क्योंकि हम एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें पूजा पद्धति से ज़्यादा ज़रूरी है जो हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फ्रीबीज वाला, मैं उसको यहाँ पर फ्लैग करना चाहता हूँ कि इस तरह का भोजन अगर मिल रहा है, हालांकि इसकी दूसरी साइड भी है जो आपने कही, तो वो फ्रीबीज नहीं है। पहले तो हम एक अपने ह्यूमन रिसोर्स को हम फीड कर रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, अच्छा खाना देना चाहिए, केवल गेहूं चावल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने उत्तराखंड के एक बार फिर से उदाहरण को लेके आ रहा हूँ। वहाँ एक ही तरह का खाना जो है, पहले काफ़ी वैरायटी थी भोजन में, वो जब से ये भोजन जो एक्ट है, खाद्य सुरक्षा बिल के तहत जब उसका भोजन दिया जाने लगा, तो महिलाओं में एनीमिया की जो अभी सर्वे आया था, वो भी घटनाओं की बात आ रही है कि उनमें जो खून में उनके आयरन की कमी हो रही है, क्योंकि फिर खाना आप वही खा रहे हैं जो आपको रेगुलर मिल रहा है, जिसका जिक्र मंजूत भी कर रही थी कि आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन क्या आप वो बास्केट जो वो पाई चार्ट पूरा हो रहा है जो जरूरी है। तो दोनों बातें हैं कि धर्म को बच्चे के लिए कम से कम जब तक वो डेवलप हो रहा है उसको फैसला करने दें कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और दूसरा, ये चीज़ हम जरूर करें कि अगर भोजन का अधिकार दे रहे हैं तो भोजन सिर्फ गेहूं चावल तक सीमित ना रहे, गरीब को वो सब कुछ मिलना चाहिए जो आम उसकी बेसिक जरूरतों के लिए। देखिए ये तो है, मैं तो केवल इतना कहूंगा बंजूत एक थोड़ा सा यहाँ रिदेश ने बोला ना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसे कहा कि अच्छा ठीक है, जो अंडा नहीं खाना चाहता है वो केला खा ले, केला उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, नहीं करता है उसको। इनफैक्ट ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो हर साल एक रिकमेंडेड डाइट की गाइडलाइंस इशू करता है। वो एक छोटा सा टेबल है, वो आपके दर्शक जाके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अंडा, फिश या मीट, इसको सब्स्टिट्यूट केवल पल्सेस करते हैं। अच्छा, वाइस वर्सा, पल्सेस को सब्स्टिट्यूट एग, फिश या मीट करते हैं जी। ओके, तो आप उनको केला देके आप ठीक है, अगेन उनको पेट भर लीजिए, कुछ आप उनको न्यूट्रिशन भी दे देंगे केले के साथ, बट दैट इज अंडा इज कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय बनाना, एन एग कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय बनाना। जी। तो ये एक सवाल है, ये केला आया मतलब इसका आइडिया कहाँ से आया था? नहीं, अब आइडिया तो समर्थ ऐसा है, मुझे ये भी पता नहीं कि वो पहुंचा नहीं पहुंचा, पर उसमें बड़ा हाई पिच बैटल हो गया था। तो तब उन्होंने कहा कि हम भैया अंडा नहीं देंगे, केला देंगे और होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं उसकी। तो ये अगर आप गूगल करेंगे तो हिंदी अखबारों में वहाँ जी काफी थोड़ा समय हो गया इस बात को। मैं केवल अपना थोड़ा सा श्रोताओं के लिए ज्ञान प्रदर्शित करना चाह रहा था। केला पोटेशियम का सोर्स है और मीट और ये सब प्रोटीन और B12 के हैं। हृदेश में बंजोत और उनसे फिर ये टॉपिक कंक्लूड करूं। एक बात और आपसे, सरकार जो ये कह रही है, जो मैंने जिक्र किया था कि साजिश है, मुझे ये नहीं समझ आता, और आप इतना अनुभव है आपका पत्रकारिता का, इन सब चीज़ों का, इन लोगों से वास्ते का, ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों? मतलब ये तो जैसे कि मतलब लो सेल्फ एस्टीम टेररिस्ट वाली बात हो गई कि चलो आज छोटी मिनी बस उड़ा देते हैं, 2 ही लोग हैं। लेकिन इस साजिश का क्या मतलब है? अगर सर्वे पूरी दुनिया का हो रहा है, पूरे दुनिया के देश हो रहा है, तो ये तो बहुत ही बचकाना सा मुझे लगता है।
लेकिन सरकारें हमेशा देती हैं, इसका कारण क्या है? मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा साजिश का आरोप कम से कम आप पर और अतुल पर लगता है, अरे और यार। न्यूज़ लॉन्ड्री पर लगता है। नहीं तो मैं इसका क्या जवाब दूं आपको। ये दोनों साथी जो हमारे बैठे हुए हैं वो आपको आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, मनजोत ने इतने अच्छे से बताया क्या चीज़ किसको रिप्लेस करती है। अब स्थिति ये है और आपने अच्छी मेरी ये ध्यान दे रहा है, ये स्थिति ये है कि अब ये कहने के लिए कि दिवाली में, मैं तो एनवायरनमेंट ज़्यादा कवर करता हूँ, हेल्थ मनजोत ज़्यादा कवर करती हैं, दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस सा सच है। ये कहने जी। के लिए लोग ये मैसेज आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि यूक्रेन में इतने बम गिर गए तो वहां पर पर्यावरण नहीं हुआ और यहाँ पर दिवाली से क्यों हो जाता है। अब यूक्रेन के बम तो मैं अपने सर पे नहीं ले सकता कि मतलब उसकी तरह किसी देवता की तरह कि भैया मेरे ऊपर नीलकंठ नहीं बन सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ अपने बच्चों से और पड़ोस में जो अभिभावक रहते हैं उनके बच्चों से, चलो हम हमारे मोहल्ले में ना जलाएं। तो अब ये जो है एक तरह से ये स्थिति बहुत अजीब सी है कि हम जो भी चीज ऐसा लगता है कोर्स करेक्शन के लिए जरूरी है उस पर भी बात नहीं करना चाहते। हाँ, तो उसमें भी वहीं फिर आ जाती है ना कि मेरा तुम्हारा वॉट अबाउटरी। और बनजोत आपने और समर्थ ने भी ये पॉइंट उठाया था। मैं इस विषय को कंक्लूड करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए फिर से ध्यान लाना चाहूँगा। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का जिक्र किया, पर चर्चा में श्रोताओं को पता होगा, इसका पहले भी जिक्र हुआ है, जो भारत का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है रिपोर्ट का, उसमें भी काफ़ी लंबे समय तक अपॉइंटमेंट नहीं रहा। बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन भी कर दिया था। डेटा की एफिकेसी और उस पर जो विश्वसनीयता, बिलीवेबिलिटी जो कम हो रही है, इसके दूरगामी परिणाम हमको क्या दिख सकते हैं? क्योंकि ये इशू बार बार हमारे सामने आ रहा है। बनजोत, आप अगर इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका जो एक जैसे इंडियन जो जो सोर्स था वो था एनएफएचएस। जी अब एनएफएचएस पॉपुलेशन इंस्टीट्यूट, मुझे माफ कीजिएगा नाम मुझे नहीं पूरा याद आ रहा, मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट है और ये काफी लंबे समय से एनएफएचएस का सर्वे कर रहा है। तो उनका और एनएफएचएस पर बाय एंड लार्ज आज तक मुझे कोई ऐसी क्रेडिबल डाउट किसी एक्सपर्ट ने उठाती हुई नहीं दिखी। हाँ, अभी हाल फिलहाल एक एनएसओ, जिस स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, जी वहां से एक सर्वे आया था, एसआरएस था, या मुझे नाम एग्जैक्टली अभी नहीं याद है। उसकी जरूर कुछ चीजें उसमें मिसिंग थी। अगेन उसमें कोविड को लेके कुछ बातें कही गई। इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगेन आई गो बैक टू द पॉइंट कि वो जो ज्यादातर सोर्सेज हैं वो इंडिया के ही डेटा सेट्स हैं, जिसको लेके एक तरह से यू कुड से कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किए गए। जी यूजुअली सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इस तरह की बनती हैं, वो अपने उनके प्राइमरी डेटा नहीं होते, वो सेकेंडरी डेटा ही होता है और वो आया होता है उन्हीं सरकारों से। तो जब आप एक्सेप्ट फॉर सर्टेन रिपोर्ट्स जी जहाँ पे मॉडलिंग वगैरह करनी पड़ती है, जी तो जब हमारी सरकारें इन तरह की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करती हैं और उनकी मेथोडोलॉजीज में फ्लॉ पॉइंट आउट करती हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अच्छा उस डेटा के में उस रिपोर्ट में जो डेटा इस्तेमाल किया गया उसका सोर्स क्या था। अगर वो सोर्स इंडिया के ही अलग अलग सर्वेज या किसी तरह की डेटा कलेक्शन एक्सरसाइजेज हैं, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट बोलना कि उस रिपोर्ट में गलती थी वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, आपने प्रेस रिलीज और बाकी चीजों के लिए तो ये बात कह दी, पर क्या ये सेम आर्ग्यूमेंट्स जब आप इंटरनेशनल टेबल पे बैठेंगे और वहां भी क्या ये आर्ग्यूमेंट्स दे पाएंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना। वो जो फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं ये वही बता सकते हैं, ये मेरे डोमेन में नहीं है। बनजोत जो संस्थान इसमें का मैं एक नाम चीज बोल बोलना रही थी वो चाहूंगा। भारतीय ये जनसंख्या ये संस्थान समर्थ, एक मिनट। जनसंख्या संस्थान मुंबई की बात कर रही थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस। जी और जो यस लोग यस उनकी यस बात को मतलब पढ़ना चाहते हैं उसके आधार पर तो वो इसको इस संस्थान का नाम डाल के कीवर्ड के तौर पर आज रिकमेंडेशन में आपकी ये रखेंगे। मैं रिकमेंडेशन में ये कहूंगा, और मैं सीरियसली ऑल सीरियसनेस से कह रहा हूँ। जी। समर्थ एक मिनट आपको रोक रहा हूँ कि मेरे पास हाँ जी, रिकमेंडेशन हाँ जी। कुछ नहीं, लेकिन बनजोत की रिपोर्ट्स पढ़े मैंने बहुत लंबे जी समय से जानता हूँ, उन्होंने हेल्थ में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है और उनको फॉलो करें। आज की मेरी रिकमेंडेशन इतनी ही है। एंड गुड दैट यू कॉल्ड हर। जी समर्थ, आप कह रहे थे मैं कुछ। बोलना चाह रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये इससे और बड़ी है। अगर आप देखेंगे जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे जो इंडिया की स्टैटिस्टिकल मशीनरी है पूरी, जी तो एक टाइम पे आप अगर 1950 1960 में जाएंगे तो भारत जाना जाता था, मतलब काफी देशों ने ये जो सैंपल सर्वे जो है जी जिससे कि हम पॉलिसी मेकिंग के लिए, जो इंडिया में हमारा एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये मॉडल था दुनिया भर के लिए।
कि कैसे भारत ने अपने सिस्टम बनाया है, क्योंकि पीसी महालनोबिस जिन्होंने ये पूरा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, वो सब राइट जी बहुत ही हमारा वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लोबली। बट हो क्या रहा है, वो काफी सारे रीजंस की वजह से हम अपनी स्टैटिस्टिकल मशीनरी जो जानी जाती थी उसको हमने वो अब ओवर टाइम डाइल्यूट होते जा रही है। और ये जो इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं, जैसे कि अभी चाहे रिपोर्ट हो, चाहे भारत सरकार के खुद की रिपोर्ट हो, जिसमें जैसे अगर आपको ध्यान हो 2019 में जब अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आए थे, जो रिपोर्ट दबा दी गई बिल्कुल थी, चुनाव जबकि से क्योंकि पहले। उसमें जी हाँ जी, चुनाव से पहले, बिल्कुल चुनाव से पहले, क्योंकि उसमें देखा था कि 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा आया था। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वो रिपोर्ट रिलीज कर दी गई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उसकी बात नहीं है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डेटा खराब है। हम इसके एक्शंस और ज्यादा होते हैं, बिकॉज अगर हम अपने ही इंस्टीट्यूशंस को और वीक कर रहे हैं। जी मैं वही पूछना चाह रहा था जब मैंने बंजो से पूछा कि इसके दूरगामी परिणाम, जैसा आपने कहा। एक छोटी सी बात, फिर मैं निर्देश पे आऊँगा। समर्थ, आप स्टैटिस्टिक मॉडलिंग और आप इस पर रिपोर्ट भी करते हैं, लगातार काम करते हैं। मुझे बड़ी उत्सुकता रहती है क्योंकि मैं उस विषय को इतना समझता नहीं हूँ, तो श्रोताओं के लिए मैं पूछने का मेरा मन हो रहा है कि जब आप स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ऐसे करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो जैसा मैंने कहा, लोग डेटा को अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से इग्नोर करते हैं। ये एक्सरसाइज असल में होती कैसे है? अगर कोई एसेंशियल डेटा है मेरी समझ के हिसाब से, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है, और ये रिपोर्ट उसका एक ताज़ा उदाहरण है कि लोग अपनी पसंद से छांट के रिपोर्ट में से बातें करते हैं। ये होता कैसे? नहीं, तो इसमें मैं बस दो बातें बोलूंगा। पहली बात यह है कि देखिए, आप कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ले लीजिए, कोई भी हो, हर चीज एक हम उसमें अजम्पशंस लेते हैं, है ना, कि देखो इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है। आप कोई भी, जैसे मंजोत ने जैसे कोविड डेथ्स की बात करें, आप उससे पहले चले जाइए, जब आप जाइए 2020 में, जब हम मॉडलिंग कर रहे थे कि कितने वो जब हम कितने डेथ होंगे, कितने केस पड़ेंगे, अगर आपको ध्यान हो, है ना, कि जी किसने कैसा किया, उस वक्त आप देखेंगे तब भी ऐसा हो रहा था। ये हेल्थ मिनिस्ट्री आपको कुछ नंबर दिखा रही है कि सब ठीक है, जब केस बंद हो जाएंगे, फिर वो सारा डिस्कशन हुआ था, और तब भी आपको दिख रहे थे कि सबके अलग अलग मॉडल्स आ रहे थे। तो उस केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि अजम्पशन सब लेते हैं कि यही हम अजम्पशंस लेंगे और उसके बेसिस पे ये मॉडलिंग होती है। उसके बाद कि आप क्या मैथमेटिक्स लगाएंगे, कभी सिंपल होता है वगैरह वगैरह। जी बट उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक पॉइंट के बाद जाके वो जो अजम्पशंस हैं आपके, वो कितने सही हैं या गलत हैं, वहां पे हम लोग भी चर्चा कर सकते हैं कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो उसके बाद आपके आंकड़े इस डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे। बट एक पॉइंट के बाद आके देखिए, मैं भी काफी सारी रिपोर्ट्स पे पढ़ता हूँ, वो एक टाइम के बाद आपको समझ ही नहीं आता है कि इन्होंने करा क्या है। दैट्स व्हाई आई थिंक जो एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स में, जो हमें समझा सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, और जो समझना चाहते हैं, आई थिंक उनको सुन के ही अपना ओपिनियन इसमें, मतलब मैं तो उसी से बनाता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट के बाद किसी को भी समझ नहीं आता है कि यहाँ पे इन्होंने करा क्या है। और मेरे को तो ये लगता है कि इससे इन दीज गाइज गेट मोर, इनको पावर ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि आप पब्लिक डिस्कोर्स, कुछ चीज आप जो कर रहे हैं जो किसी को समझ ही नहीं आएगी, और क्योंकि आंकड़े देखते ही सबको लगता है कि कुछ तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा ही किया होगा, नंबर की वो जी पावर होती है, जबकि ऐसा है नहीं। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे, चाहे आप शब्द पढ़ रहे हैं अखबार में, चाहे नंबर देख रहे हैं, आई थिंक वो क्रिटिकल थिंकिंग ओपन रखनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं कंज्यूम करता हूँ, इवन दो समटाइम मैं भी नंबर्स प्रोड्यूस करता हूँ अपने काम में। बट या मैं समझ नहीं आपका सवाल मैंने आंसर किया कि नहीं, बट मैं ये समझाना चाह रहा था कि नहीं कर दिया, ठीक बात है, कर दिया। पहली बात तो ये कि मैं आप जो बात का समर्थ ने पहले जो रिपोर्ट का जिक्र किया, वो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी हुई सोमेश झा की रिपोर्ट थी, जो बाद में सरकार ने मानी। दूसरी बात जो आप समर्थ से पूछ रहे थे, अगर मैं उस पर कमेंट कर सकूं, तो सीधी सी बात है, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि कंफर्मेशन बायस जो है, उसमें उसके शिकार हम लोग भी होते हैं, हम लोग भी उसके विक्टिम होते हैं कई बार, कि हमें जो चीज़ हमारा पॉलिटिकल, जो हमारा एम्बेडेड थॉट है, जिसके हम बहुत हद तक कभी शिकार हो जाते हैं, और हमको जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको सही मानते हैं। लेकिन और इसी आधार पर इंटरनेट भी प्रभावित है, जो एली पेरिसर ने कॉइन किया था ना, फिल्टर बबल, कि इंटरनेट भी एल्गोरिदम ऐसी सेट करता है कि जो आदमी जैसी किताबें पढ़ रहा है अमेजोन पे, आपको वैसी ही आपके अकाउंट में आती हैं। तो हमें उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए खुले रहने की ज़रूरत है। मैं इसलिए जब कह रहा था कि मंजोत हो या मैं हूँ या समर्थ हैं या आप हैं का लिखा हुआ
पढ़ने की बात हम कह सकते हैं, स्वीकार करना जरूरी नहीं है, जी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि लोग इतने ज्यादा पोलराइज हैं कि वो पढ़ने को और संवाद करने को, विमर्श करने को तक तैयार नहीं। वो एक खतरनाक स्थिति। आपकी बात बिल्कुल सही। मैं आपसे यही बात एक और इससे उसके लिए हम अपने को भी कटघरे में खड़ा करें, हमें भी आप पूछिए। मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा था वो इसी से जुड़ी थी, आपने काफ़ी हद तक उत्तर दे भी दिया। जैसे आप लगातार क्लाइमेट पे नज़र रखते हैं, जो नुआंसेस को इग्नोर करने की टेंडेंसी है ना, ख़ासतौर से हमारे सिस्टम में, एक परेशानी के नुआंसेस को इग्नोर करके, मैं थोड़ा देसी भाषा का प्रयोग करूंगा, हथौड़ा चलाने की जो आदत है कि एक ही बार से सारा काम हो जाए, ये सिस्टम से हमारे जाते हुए नहीं दिखती। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बड़ा परेशानी का विषय है, लेकिन सच कभी बदलता नहीं है। देखिए, मैं क्लाइमेट की बात बता रहा हूँ, ये एक सच है, क्लाइमेट में बहुत बड़ा एनजीओज का एक प्रभाव है जी, और बहुत सारे एनजीओज उसमें ऐसे भी हैं जिन्हें कहते हैं जो पैसा कमा रहे होंगे या कुछ कर रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि इसी दौर में पिछले 30 साल में जो है आईपीसीसी के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, जो कि जी। कई दूसरे वैज्ञानिकों की रिसर्च पर आधारित होती है, वो लगातार पब्लिश हो रही है और वो कंसिस्टेंट रिपोर्ट थी और वो लगातार कह रही थी कि 1.5 डिग्री जो है वो नहीं रोका जा सकता है इस अगले 30-40 साल जी। में। और अब तो डब्ल्यूएमओ की नई रिपोर्ट ये कह रही है कि वो अगले 2025 तक हम ब्रीच कर जाएंगे उसको, राइट। तो आप चाहे कितना भी एनजीओ झोला वाला ये कहें, जो कि सच है, गलत नहीं है, लेकिन अब साइंटिफिक रिपोर्ट को तो मत नकारिए। तो लोगों ने क्या किया कि विरोध करते 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 कई लोगों ने, जो क्लाइमेट डिनायर्स थे, और जी। उनमें बहुत सारे लोगों के तो फायदे थे, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सारे हैं। लोगों का कोई फायदा नहीं था, लेकिन उनको भी लगता था कि मेरी कार कोई रोक लेगा चलने से। लेकिन सच जो है वो तो नहीं है। तो आज हम सब देख रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। जी, इसमें एक चीज लास्ट में जोड़ना चाहेंगे। देखिए, वो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटीज तो हमेशा से रही है, राइट, जी, बट ये जो अब अगर एक प्रधानमंत्री उस तरह की एक रिपोर्ट को नेशनल शेम करार दे सकते हैं और दूसरे प्रधानमंत्री के अंडर जो मिनिस्ट्रीज या ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको नकार सकती हैं और अलग अलग, तो ऑब्वियसली द एम इज टू मेक द कॉम्प्लेक्स डेटा मोर कॉम्प्लेक्स, जी, ताकि जो थोड़ा बहुत समझ आता भी था वो भी अपना आए। और एक तरह के वो जिस कंफर्मेशन बायस की आप बात कह रहे थे उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि समझ और वीक पड़ती चली जाए। जी, तो ये समझ को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं है, बल्कि समझ को थोड़ा और वीक करने का प्रयास जरूर हो रहा है। तो ये एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है। जी, समर्थ ने भी कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो ये एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है और बस अब वो कब तक चलेगा ये हम में से शायद किसी के लिए भी कह पाना मुश्किल। जी। तो इस विषय को यहीं विराम देते हैं। बनजोत हमारे साथ अभी तक थी। बनजोत, आप विदा लें, इससे पहले हमारे श्रोताओं के लिए कुछ रिकमेंडेशन आपकी तरफ से। कुछ पुराने रिपोर्ट्स हैं जिनको देखना चाहिए, जैसे कि एक जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, सोफी, उसका शॉर्ट फॉर्म था फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, 2022 की है। जी, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इफ्ट्री जो एक संस्था है उसके कुछ पेपर्स हैं, उसको देख सकते हैं। जॉन ड्रेस और अमर्त्य सेन की किताबों में इस पे काफी डिस्कशन है, आप कुछ उनकी किताबें रेफर कर सकते हैं, वो अलग अलग किताबों में, किसी एक खास किताब में नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहे। जी, जो आपके श्रोता इस पे ज्यादा डिटेल्स में जाना चाहें, काफी मटेरियल मौजूद है और वो फ्रीली एक्सेसिबल है, इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है। धन्यवाद बनजोत, आपका चर्चा से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अगले विषय की तरफ बढ़ें इससे पहले एक दो अनाउंसमेंट्स। आप हमें अपने फीडबैक के लेकर चर्चा के लिए या किसी और पॉडकास्ट के लिए ईमेल भेज सकते हैं, और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं newslaundry.com/podcast-letters, या फिर आप हमें podcasts@newslaundry.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन आप सब्जेक्ट में NL चर्चा लिख दीजिएगा, जिससे कि ईमेल सेगमेंट हो सके, हमें पता चल सके कि आपने चर्चा के लिए ईमेल भेजी है। दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री पर कुछ हैम्पर हैं। हमारे 2 बहुत अच्छे हैम्पर हैं, उसमें न्यूज़ लॉन्ड्री का साबुन भी है, टी-शर्ट्स भी है, मग भी है, और आपको पसंद भी आएंगे। एक तो मुझे दे रहे हैं बिल्कुल। तो आप हमारी newslaundry.com/diwali-merch पर जाकर देख सकते हैं। उपहार में अपने प्रियजनों को, मित्रों को ये हैम्पर दें और ईमानदार पत्रकारिता को सब्सक्राइब करें। जैसा कि
अभी बनजोत ने, हृदेश ने और समर्थ ने आपसे बोला, रिपोर्ट की विश्वसनीयता आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर डिपेंड करती है। तो पत्रकारिता जो आपके खर्चे से चलेगी, जो आपकी बात करेगी, वो कहीं ज़्यादा विश्वसनीय है बजाय इसके कि फ्री वाली पत्रकारिता, क्योंकि वो फ्री पैसा असल में फिर कहीं और से आता है। हमारा अगला विषय वायर और मेटा के बीच जो नोकझोंक चली, मैं कोट अनकोट इस समय एयर कोट्स कर रहा हूँ, नोकझोंक जो चली सोशल मीडिया पर उनकी रिपोर्ट्स के चलते, उसको लेकर है। श्रोताओं के लिए छोटा सा प्रीव्यू। वायर ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि अमित मालवीय के द्वारा रिपोर्ट करने पर, और उस पोस्ट में, इंस्टाग्राम की पोस्ट थी, उस पोस्ट में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मूर्ति की एक पूजा करते हुए व्यक्ति को दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय के कहने पर वो रिपोर्ट हटा दी गई, और ऐसा लगातार हुआ है 700 से ज़्यादा पोस्ट को लेकर। इसके बाद इंस्टाग्राम की तरफ से ट्विटर पर उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सरासर गलत है। तो फिर वायर ने रिबटल, एक फॉलोअप रिपोर्ट छापी, जिसमें उन्होंने कहा कि वायर के पास इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपसी बातचीत के, जो बताते हैं कि असल में अंदर ऐसा हो रहा था। और इनफैक्ट जर्नलिस्ट को, सिद्धार्थ वरदराजन जो वायर के एडिटर इन चीफ हैं, और उस रिपोर्ट की लेखिका जाह्नवी को किसी मॉनिटरिंग लिस्ट पर डालने की बात कही गई। इसके बाद मेटा ने फिर से इसको रिफ्यूट किया, और अंततः ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक पटल से, पब्लिक स्फीयर से वायर ने हटा ली है, और वो कह रहे हैं कि हम इनकी समीक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे अन्य लोगों ने, जिनमें सोफी जैंग भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट्स शायद फर्जी हैं। समर्थ, मैं पहले आप ही से पूछना चाहूँगा, इसमें कई बात सामने आती हैं, लेकिन मेरा फोकस इस बात पर है कि अगर हम 1 मिनट को अपने कॉन्फर्मेशन बायस जिसकी हम बात कर रहे थे उसको हटा दें, तो ये कहाँ तक पॉसिबल है कि शायद वायर से गलती होगी, और मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ इस समय, शायद वायर से गलती हो गई या वो डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, ये कहाँ तक पॉसिबल है अगर आपने इसको फॉलो किया हो तो? हाँ, तो मैंने तो कल आर्टिकल लिखा है इस चीज़ पे, जी जी जिसमें मैं तो बोल रहा हूँ शायद की बात नहीं है, मतलब मेरे लिए। अब मैंने ये 10 दिन से पूरा केस फॉलो करा है, मैं जी तो कह रहा हूँ वायर से गलती हुई है। जी अब बाकी देखिए, पूरा इसको एक बार हल्का सा बैकग्राउंड, और ये है कि अभी जो आप बता रहे थे, वायर में इंटरनल रिव्यू अभी चल रहा है, जी तो उसका, है ना, तो अभी मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि उस इंटरनल रिव्यू में क्या निकल के आता है। बट अभी की जो इन्फॉर्मेशन है, और मैं बताऊंगा मुझे ऐसा क्यों लगता है, जी जी मेरे हिसाब से उससे गलती हुई है। और गलती का कारण ये है कि जो पत्रकारिता के कुछ बेसिक रूल होते हैं, जिससे कि हम कोई भी खोजी पत्रकारिता में, खासकर जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन लेके आता है कोई कंपनी के अंदर से, तो जिस तरीके से एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो हमारे एडिटर्स ने हमें सिखाया, मुझे लगता है वायर ने इस केस में फॉलो नहीं करे, जिसकी वजह से ये गलती हो गई। बाकी हम बहुत सारी थियरी बना सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बट आई थिंक जब तक हमें और एविडेंस नहीं मिलता है, मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करूंगा। बट इतना मुझे लगता है कि हाँ, चूक तो हुई है यहाँ। जी। हृदेश, आप कुछ कहें? मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा, बजाय वायर पे सवाल उठाने के, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि आज के डिजिटल पत्रकारिता में, और अब टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पत्रकारिता में जो ये वेरिफिकेशन है, इसकी टूल्स और इसकी नॉलेज का स्कोप बढ़ता बहुत जा रहा है। एक आम पत्रकार, फर्ज करिए मेरे जैसा पत्रकार जो राजनीति पर ज़्यादा बोलता है और सामाजिक विषय पर ज़्यादा करता है, वो शायद उतना टेक्नोलॉजिकली एप्ट ना हो, और हर मीडिया संस्थान के पास उतना टेक्नोलॉजी से अपडेटेड कोई व्यक्ति होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हृदेश, मेरा सवाल आपसे ये था, पहली बात तो ये कि क्या हमें भी अब डॉक्टर्स की तरह और साइंटिस्ट की तरह अपडेट होते रहना पड़ेगा? दूसरी बात ये, हम ये तो ज़रूर जानते हैं कि ऐसी लिस्ट है, क्योंकि 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया था कि जब वो मेटा नहीं था, फेसबुक था, तो वो लोग ये लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। भले ही ये डॉक्यूमेंट गलत लग रहा हो, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि ऐसी रिपोर्ट मेंटेन होती है। तो फिर इस जो ये द्वय है, इस चीज़ का ड्यूअलिटी जो है, रिपोर्ट जो कह रही है वो हमें पहले से पता है कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है, जैसा कि समर्थ ने कहा। तो इसको देखा कैसे जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो? नहीं, ये जो आपने आखिरी में बात बोली, उसमें एक फैक्चुअली ये चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि जो मैं एक बार सिग्निफिकेंस बताऊं, जो वायर का रिपोर्ट था, जो पहला आया था, उसका सिग्निफिकेंस ये था। देखिए, जो ये लिस्ट आप बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सचेक,
क्रॉस चेक, क्रॉस चेक जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, हाँ जी, और उसमें हमें इतना पता चला था कि करीबन 50 से 60 लाख लोग दुनिया में उस लिस्ट में हैं। जी 5.8 मिलियन नंबर था उसमें ग्लोबली। अब इंडिया में कौन है क्या नहीं है किसी को नहीं पता था, तो वायर की रिपोर्ट से हमें दो बड़ी चीजें पता चली थी। तो मैं पहले बताता हूँ वो लिस्ट थी क्या जो अ- क्रॉस चेक आ- आई थी। समर्थ तो आप हुआ ये बताएं, था, एक छोटा सा इंटरजेक्शन, मैं एक्स चेक की बात नहीं कर रहा था, भले मैं बात कर रहा था जो मॉनिटरिंग लिस्ट जो WSJ में आया था आर्टिकल के उन्होंने सेलिब्रिटीज को दी हुई है, बट फेसबुक डज मॉनिटर जर्नलिस्ट, दे डू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इट। पर हाँ, अब आप बोलिए। अच्छा आप वो ईमेल की बात कर रहे हैं जो ईमेल में रेवलेशन आया था। जी जी जी, पर आप बताइए। जी अच्छा अच्छा, आई थिंक हाँ ये एक्चुअली इसमें इतने वो हुए हैं ऊपर नीचे जी 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 कि हाँ जी, नहीं तो मैं बस ये बता रहा था कि जो वायर की जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन थी जिसकी वजह से लाइक एवरीवन वाज सरप्राइज कि ये इतनी बड़ी जो खबर आई है, वो ये था कि हमें इससे पहले तक क्रॉस चेक के बारे में ये पता था कि जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिशियन हूँ और मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, तो अगर आप एक पॉलिटिकल पोस्ट एक आपके ऑटोमेटिक जो एल्गोरिथम है उससे डिलीट कर दें कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, जी तो वो इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने लग गई थी कि फिर उस पर डिबेट होता था कि आप एक जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट, तो उन्होंने कहा था कि इन लोगों का इमीडिएट टेक डाउन नहीं होगा पोस्ट का, वो ओरिजिनल आइडिया था। जी जी वायर ने हमें ये बताया कि सिर्फ वो ही नहीं है, एटलीस्ट अमित मालविया के केस में एडिशनल पावर है कि आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी और का। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इससे पहले किसी भी रिपोर्ट में कहीं पे था नहीं, और इसलिए ये रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी कि अगर ये सच है तो मतलब ये चौंकाने वाली बात थी कि आप ऐसे ही किसी एक्टर को जैसे मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया विदाउट एनीथिंग, अमित मालविया जी अगर आप उसे डिलीट कर सकते हैं तो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो वहीं पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि वायर की अगर रिपोर्ट सही है तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा थे, जी वो जी नई बातें पता चली थी, कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो हमें पहले पता थी। तो बस ये एक फैक्चुअली एक चीज बताना चाह रहा था। जी। हृदय, जो मैं स्किल की बात कर रहा था। नहीं, अब वो ठीक बात है आपकी, और मैं तो ये कहूँगा कि ये बात कई परतों में निकल के आई है, कई मौक़ों पर निकल के आई है कि फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई और बड़ी कंपनी हो, गूगल भी ये करती गूगल है, भी, बिल्कुल करती है, लेकिन एप्पल करता है। लेकिन हाँ, लेकिन मतलब इसमें मैं स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ कि वो किसको नज़र रखती है, किसका पोस्ट जी हटाती है, किसका पोस्ट को एम्पलीफाई करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनका झुकाव सत्ता की ओर है, और ये बात निकल कर आई है। मैंने आप जी ही के न्यूज़ लॉन्ड्री में ये भी कहा है, जिन जर्नलिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने ये कहा था कि, जी और वो पब्लिश रिपोर्ट अभी भी है, कि फेसबुक इज़ द थ्रेट टू जी डेमोक्रेसी, जी, उन्होंने बोला था। वो मारिया इसलिए रेसा। मारिया रेसा ने कहा था, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ें चल रही हैं, सबको पता है, और फेसबुक भी एक हद तक इससे इनकार, लेकिन जो स्पेसिफिक बात समर्थ कर रहे हैं, जो वायर ने छापी, और उसमें क्या वो चीज़ हुई या नहीं हुई, वायर जैसा संस्थान जिसने बड़े बड़े जी ताकतवर लोगों के खिलाफ खबर छापी है, अगर उसने अपनी रिपोर्ट्स को सस्पेंड किया है तो नेचुरली उन्हें भी लग रहा है। और मेरे को इस बारे में टेक्निकलिटी नहीं मालूम ज़्यादा, जी मैं जी सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हाँ, अगेन, जो हम इस बात का शिकार बहुत सारे पत्रकार हो रहे हैं, और ये तो बड़ी गलती है। जनरल एक शेड जो दिखाई दे रहा है ना पत्रकारिता में, वो बहुत ही ज़्यादा वरींग है, कि मतलब तथ्यों पर ध्यान देने के बजाय कमेंट्री ज़्यादा हो रही है। जी और इसके कई पहलू हैं, इस पे आप पूरा एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं कि रिपोर्टाज महंगा होता है। जैसे अभी हम कुछ काम करते हैं, तो पहले ज़माने में हम दंतेवाड़ा, बोलांगीर और इन जगहों पर जाकर जी अगर रिपोर्ट के लिए कुछ मटेरियल मंगाना चाहते थे, पैसा पे करके रिपोर्टर्स को, तो रिपोर्टर्स उपलब्ध रहते थे। लेकिन जब से स्ट्रिंगराइजेशन हुआ है ये पूरे नेशनल नेटवर्क का, जी और सब कुछ जो कमेंट्री बेस्ड हो गया है, पूरा मीडिया का ढांचा, तो उसने कितना बड़ा नुकसान किया है इस लेवल पर कि अब तथ्य आ ही नहीं रहे ग्राउंड से, सिर्फ जनरेट हो रहे हैं व्यूज, और वही व्यूज न्यूज के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, और ये रिफ्लेक्शन है उसका। तो हम ये कह रहे हैं कि इससे गलतियां बड़ी बड़ी संस्थानों से हुई, और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे न्यूज़ की, तो बहुत बड़े बड़े लोगों को रिजाइन भी करना पड़ा है ये। लेकिन अगर वो अपवाद हैं, और अगर वो एक मूव है, एक ऐसा गलती है जिसे कहते हैं ना एरर ऑफ जजमेंट है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस बन रहा है और आपके अंदर की कोई बीमारी को बता रहा है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहली सवाल ये उठाने का है कि सत्ता
जो संचालित कर रही है पूरे स्ट्रक्चर को, वो भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है। इस बार भले ही बच रहे हो, लेकिन वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरह को। जी, वो तो बिल्कुल बात है ही। देखिए, मॉडल पे तो हम लोग बात करते ही रहते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री में लगातार, पर आपने उस पॉइंट पे टच किया जिस पे मैं अगला आना चाह रहा था, और मैं आप ही से पहले पूछूंगा हृदेश। वायर कोट एंड कोट एक जनरल स्तर पे सत्ता से सवाल पूछने वाला काम करता है। वो इस समय सत्ता का पक्षधर, करंट जो इस समय सत्ता दल है उसका पक्षधर नहीं दिखाई देता। अगर ये रिपोर्ट साबित होती है कि वायर की इसमें गलती हुई उनसे, तो इसके इम्प्लीकेशंस उनके लिए क्या हो सकते हैं? क्योंकि जब तक आप सही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप चुनौती दे रहे होते हैं आपको अपने आप को ज़्यादा पाक साफ रखना पड़ता है। अगर ये गड़बड़ गलती हो गई उनसे, तो इसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? मुझे इस बात की फिक्र इतनी नहीं है कि वायर ने पहले भी ऐसी सिचुएशंस को डील किया है जब उनको कटघरे में खड़ा किया गया, उनसे सवाल पूछे गए। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत थे तब, लेकिन उन्होंने इसका सामना किया है, इस हीट का सामना किया। मुझे चिंता ज्यादा इस बात की है जो परसेप्शन इसके बाद बनेगा जी। उसके बाद कोई भी सवाल पूछने वाला व्यक्ति जो है उसको कहा जाएगा अरे ऐसी रिपोर्ट्स हमने पहले भी देखी हैं। अभी बहुत एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया था, कुमार संभव श्रीवास्तव ने, फेसबुक को लेकर जो खबर पार्लियामेंट में उठी, तो उसको लेकर तो चैलेंज नहीं किया जा सका, और वो बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन था। उसमें मैं जानता हूं कुमार संभव को कि उन्होंने कोई 8-10 महीने उस इन्वेस्टिगेशन में लगाए थे, और वो रिपोर्ट अल जजीरा में प्रकाशित हुई थी। तो उस वक्त भी कहा गया, लेकिन वो ऐसे ही कह दिया गया कि जैसे मेरे को आपकी शर्ट पसंद नहीं आ रही, मैं कहूँगा ये तो हमेशा खराब शर्ट पहनते हैं, इनकी तो आदत ही ऐसी है, लेकिन मैं तथ्य नहीं दे पाया था। लेकिन अभी इस तरह से अगर कोई मिस्टेक होती है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा न्यूज़ का इकोसिस्टम, ये काम सारे लोगों का है, चाहे वो एक विचारधारा के हो चाहे दूसरी विचारधारा के, कि वो तथ्यों का जो पीछा कर रहे हैं पत्रकार, उनको अटैक ना करें। और एरर ऑफ जजमेंट अगर है, और ये पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि अगर वो एरर ऑफ जजमेंट के बजाय उन्होंने अपनी, जिसे कहते हैं, मैं कह रहा था ना कि कॉग्निटिव डिसोनेंस या कंफर्मेशन बायस के चक्कर में अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है, तो उसको स्वीकार करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो तो रहा ही है क्या कि पत्रकारिता में जो रॉट, जो सड़ांध आ गई है, उस पर तो हम बात करते ही रहते हैं, क्योंकि भारत में आपको पत्रकार कभी एक से खड़े दिखाई नहीं देते, जैसा कई बार विदेशों में होता है सरकार के खिलाफ भी। फॉक्स न्यूज़ तक ने मना कर दिया था जब ट्रंप ने CNN को अंदर लेने से मना कर दिया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये तो चाहिए कि एक पर हमला होगा तो सब पर, वो हमारे यहाँ कमी है, और उसका सिस्टमैटिक रीजन है, वो हम बात करते रहते हैं। समर्थ, मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो हृदेश ने बात रखी। नहीं, मतलब मैं इस बात को दर्शकों को बता दूं, अंतर सिर्फ इतना है समर्थ पर आने से पहले 30 सेकंड में, जी। फॉक्स न्यूज जो है वो CNN की खुल के मजाक उड़ाते हैं अपने कार्यक्रम में, और CNN उन पर अटैक करते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने CNN को कोर्ट में घसीटने की बात की, तो फॉक्स न्यूज ने कहा कि हम जो है CNN के साथ खड़े होंगे, राइट, क्योंकि वो पत्रकारिता की मूल उसको बचाना चाहते थे, राइट। लेकिन जब भारत में, और उस वक्त मैं काम करता था, NDTV पर एक दिन का बैन लगाने की बात हुई, तो उस वक्त जो एक प्रतिपक्षी संस्थान के है, और मैं उनका नाम ले सकता हूँ, जी के मालिक जो हैं, उन्होंने कहा था इस संस्थान पर एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का बैन लगना चाहिए। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इवॉल्व डेमोक्रेसी और ये वो कच्चा लालच है। कहा था, और उस वक्त मैं गलत नहीं तो वो सांसद भी थे होने के साथ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का बैन लगना चाहिए उस स्थान पर। तो ये अंतर है। देखिए, अंतर तो असल में वो फायदा लोग पहले देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं उसी से जा रहा था। समर्थ, थोड़ा सा राजनीतिक सा पॉइंट है, अगर आप कमेंट कर सके। जो हृदेश ने बात रखी, होता क्या है, राजनीति में सच्चाई से ज्यादा परसेप्शन, धारणा मैटर करती है। एक बार अगर वो बन गया, तो फिर सच बात को भी मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम ये पत्रकारिता में लगातार देख रहे हैं। वायर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब पत्रकारिता संस्थान से थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि टीवी पर लगातार कई बार झूठी खबरें आती हैं, गलत खबरें बताई जाती हैं, गलत आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन उसके लिए माफी तक नहीं मांगी जाती। और बाकी लॉकडाउन के समय जो जो हुआ वो हमने देखा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये रिपोर्ट अगर सही साबित होती है, और फिर जो टीवी पर प्रोग्राम हुए, जो बाकी पत्रकार सत्ता पक्ष के पक्षधर वो कर रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशंस भारत की राजनीति पर तो भले ना हो, लेकिन पत्रकारिता पर और क्या लग रहे हैं आपको काम करने की दिक्कतों में? तो मैं देखिए, मेरे इसको ऐसे, जो आपने जो ये डिस्टिंक्शन बनाया ना, जो कि आई थिंक वो जो टीवी पे जिस तरीके की पत्रकारिता, जिस तरीके का एग्जांपल बता रहे हैं, आई थिंक उसको तो वो आई थिंक एक पॉइंट के बाद मतलब मुझे समझ आता है उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। बट आई थिंक मैं उसको ऐसे बोलूंगा कि वहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आपकी,
जैसे वायर से, और द एक कारण आई थिंक जहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, बिकॉज आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि आपकी उम्मीद ज्यादा है कि अच्छा यहाँ तो अच्छी पत्रकारिता हम देखेंगे। तो एक मैं वो बस डिस्टिंक्शन बताना चाह रहा था कि क्यों इतना, और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, आई थिंक अभी इस कहानी के बाद जर्नलिस्ट सर्कल्स में काफी ये स्टोरी डिस्कस हुई है कि अच्छा इससे हम क्या सीख सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा रादर देन जस्ट सेइंग कि वायर ने कुछ किया है, इससे हमें समझना चाहिए कि अच्छा हम अपनी हम क्या सीख सकते हैं इससे अपने काम में। तो जो आप पॉलिटिकल और जो आप रेमिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, अब इसमें भी काफी डिबेट चल रहा है कि मैं अपने आप को व्यू बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जी कल जी को अगर आप अच्छी कहानी करेंगे, ठीक है, फैक्ट बेस, जैसे अभी हृदेश ने एग्जांपल दिया, मैं कह रहा हूँ कि कहानी अगर बुलेट प्रूफ है, उसमें फैक्ट्स हैं और आपने फैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आप स्टोरी करेंगे तो हमेशा हमने देखा है, सरकार हो चाहे वो एक बड़ी कंपनी हो, वो आपकी रिपोर्ट को गलत बताने के लिए सब कुछ करेंगे जो भी है। बट मुझे ये मानना है, अब ये बिलीव कह लो आप कि जो भी है, कि एक अच्छी खबर अगर आप अच्छे से करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो स्टिक करती है पब्लिक स्फेयर में। बट अगर आप, इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पत्रकारिता में जो प्रोसेस होता है, जिस तरीके से आप वो खबर लेके आए, एज अ जर्नलिस्ट मैं उसी पे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर हम प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, खबर छपने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बात की बात है। तो कंसर्न अभी ये है, जो मुद्दा है अभी, कि क्यों एक रिस्पेक्टेड वायर जैसे एक रिस्पेक्टेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस क्यों कॉम्प्रोमाइज हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि ये जी जी पत्रकारिता में 100 चीजें हैं जिसकी वजह से हम मतलब डिस्कस परेशान हो सकते हैं उसके बाद क्या होता है। बट मेरा कंसर्न एज अ खुद मैं एक रिपोर्टर हूँ, सवाल यही है कि प्रोसेस क्यों कॉम्प्रोमाइज हुआ। और अगर आप देखेंगे बाकी, अगेन आप सही कह रहे हैं, बाकी वायर की जब रिपोर्ट आएगी कि क्या हुआ उनका खुद का, हमें तब ज्यादा पता चलेगा। बट मेरे लिए प्रोसेस इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। समर्थ, मैंने जो परसेप्शन और सच्चाई वाली बात बोली, मैंने इसलिए जी पूछी कि हाँ होता जी क्या है, आपने हमने किसी भी संस्थान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जो सही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो हाँ जी उसको कितना ही रिफ्यूट किया जाए, आपके पास खड़ा होने के लिए आपकी रिपोर्ट की सच्चाई है, वेरिफिकेशन है उसका। जी जी लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो हमारे पास वो बैकिंग चली जाती है। मैंने आपसे वो बिल्कुल पूछा इसलिए था क्योंकि आपने बताया, आपने उस पर आर्टिकल लिखा है, आपने इस विषय को 10 दिन से, पिछले 10-12 दिनों से हाँ विस्तार से जांचा। हाँ जी तो हाँ आप जी हाँ हमारे जी श्रोताओं को बताइए कि आपको उसमें जितनी जानकारी आपके पास है उसमें क्या क्या हम्म दिक्कतें मिली दोनों तरफ से, कि दिक्कतें थी क्या, हम्म असल में गलती कहाँ हुई। हम्म, आप पूरी हाँ तरह से नहीं बता तो सकते, लेकिन जितना आपने हाँ, देखा है अभी तक। मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज ये और इसमें आर्टिकल इसके बाद हम शायद कहीं लिंक कर सकें। मैं आपको ब्रीफ में एक दो चीजें बताता हूँ बिल्कुल। जिससे आई थिंक प्रॉब्लम, मतलब सारा तो ये बहुत लंबा इशू हो जी जाएगा जी वो, जी मैं ब्रीफ में बताता हूँ। तो कहानी शुरू कैसे हुई, कहानी शुरू हुई कि 6 अक्टूबर को वो जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, वो इंस्टाग्राम के इस अकाउंट के वो पोस्ट 2 मिनट के अंदर डिलीट हो गई। जी तो उन लोगों ने वायर को अप्रोच किया बताने के लिए कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई है। वायर ने उस पर स्टोरी पब्लिश करी 6 अक्टूबर को। अब हुआ क्या, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में वायर ये कहता है कि उनका एक सोर्स जो कि फेसबुक में काम करता है और जी इंस्टाग्राम में काम करता है, उन्होंने आके एक रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट दिया, जिस डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था कि अमित मालविया, उसमें अमित मालविया का नाम था। वो बेसिकली रिपोर्ट थी कि डिलीट कैसे हुई वो पोस्ट, उसके जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट है उसका जी एक कॉपी वायर के पास था। जी और उसमें लिखा हुआ था पोस्ट डिलीट हुई इतने बजे, और अमित मालविया ने रिपोर्ट करी ये पोस्ट, और अमित मालविया ने रिपोर्ट करी तो कोई मॉडरेशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिलीट कर दो। तो वो एक आपके पास डॉक्यूमेंट था। तो अब दिक्कत कहां से चालू हुई, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। जी आप जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, आपको पहला सवाल जो मैं पूछता, मैं देखता कि अच्छा इसके अंदर लिखा है 5:15 बजे ये पोस्ट अपलोड की गई और डिलीट हो गई, वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। मैं जाके जो जिस बंदे की पोस्ट डिलीट हुई है, मैं उससे आके सवाल पूछता, अच्छा आप बताइए आपने पोस्ट कब करा था इंस्टाग्राम पे। और मैंने ये पूछा उस बंदे से जब वायर की रिपोर्ट आई, जी तो वो बोल रहा है कि मैंने ये पोस्ट 2 बजे से 4 बजे के बीच में डाला था, जी और 3:30 बजे तक तो मैं किसी को ईमेल भी कर चुका था कि मेरी पोस्ट डिलीट हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है उसको आप कोरोबोरेट करेंगे किसी दूसरे सोर्स के साथ। यही नहीं, जी जी कि जी एज अ जर्नलिस्ट आपके पास कभी भी कोई कागज आए, कागज की बात नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, जी तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं उसको वेरीफाई कैसे करूं।
ये इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा बंदा भी मुझे बता रहा है क्या? तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक एक सवाल था जो शायद वायर ने पूछा ही नहीं, जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी है कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, जो हम प्रोसेस फॉलो कर सकते थे, वो नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ हो, आप समझ रहे हैं, बट ये डॉक्यूमेंट एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम है कि डॉक्यूमेंट अगर कोई आया है तो हम उसको अच्छे से प्रोसेस करें। तो वो एक चूक मैं आपको बता रहा हूँ जो जैसे जो मैंने कल अपने आर्टिकल में लिखी थी जी कि जो रह गई। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे और एग्जांपल्स हैं जो समर्थ, ईमेल पे बहुत चर्चा हुई थी। एक हाँ चीज जी, और उसके बाद मैं जी हृदय जी, से पूछूंगा। एक हाँ जी, ये कि अ, उन्होंने वायर ने शुरू में एक फैक्ट चेकर भी बताए थे जो उन्होंने किए, जिन्होंने बाद में ट्विटर पर भी कहा कि मेरा नाम हटा दीजिए और हम इस हाँ जी, रिपोर्ट हाँ से जी, एसोसिएटेड बिल्कुल नहीं हैं। बिल्कुल, उसके जी बारे में अगर आप जी, हमारे श्रोताओं को कुछ बता सकें, ये कैसे, मैं बताता अगर हूँ। उन्होंने किया जी नहीं, जितना मुझे बिल्कुल, समझ आता है बाहर से, हाँ जी और जी बहुत ही जी जी जी, मेरी तो उनसे डायरेक्ट बात हुई। जी उनका नाम है कनिष्क करण, वो एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है। तो अगेन जी मैं आपको हल्का सा इसमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि ये रिसर्चर, ये कंट्रोवर्सी आई कहाँ से। तो कंट्रोवर्सी यहाँ से आई थी कि जब आपने बताया कि ये जब मेटा जो पेरेंट जी कंपनी इंस्टाग्राम की, उन्होंने जब रिबटल्स चालू करे कि ये रिपोर्ट गलत है, तो वायर ने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट पब्लिश किया कि एक ईमेल है जो कि इंटरनली जो उनके पॉलिसी कम्युनिकेशंस के हेड हैं मेटा के, एंडी जी स्टोन, उन्होंने एक भेजा जी है ये ईमेल। अब फिर मेटा ने वापस आके बोला कि ईमेल गलत है, ये फेक ईमेल है, ये जी फ्रॉड है। तो फिर लोगों ने, अब हम सबके दिमाग में सवाल था कि भाई हम किसकी किसकी बात माने। एक तरफ एक कंपनी है, एक तरफ वायर है, एक कह रहा है कि ईमेल सच है, एक कह रहा है ईमेल गलत है। तो कैसे पता लगाएं? तो इसलिए टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप वेरीफाई कर सकते जी हैं कि ईमेल सही है कि नहीं। अब उस टेक्नोलॉजी में नहीं जाते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं। जी जी तो वायर ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, आप हम पे मत विश्वास करिए, हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजी यूज करके जी ये ईमेल वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाया वो वेरिफिकेशन प्रोसेस का, और उन्होंने बोला हमने ये वीडियो 2 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को दिखाया कि अब आप बताएं कि ये आपको मेथड ठीक लग रहा है कि नहीं। और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, आई थिंक वो 15 अक्टूबर को शायद छपी थी, उसमें उन्होंने दोनों एक्सपर्ट्स के ईमेल स्क्रीनशॉट्स डाले बिना उनका नाम हटा के कि इन 2 एक्सपर्ट्स ने हमारे मेथड को अप्रूव करा है। और उसके बेसिस पे वायर ने बोला कि देखिए हमारे पास प्रूफ है कि ईमेल फ्रॉड नहीं है, फेसबुक झूठ बोल रहा है। तो ये था बैकग्राउंड। हुआ ये कि ये ट्यूसडे या वेंसडे को अभी जी जो एक रिसर्चर हैं उनमें, उनको ये पता चला कि, तो कनिष्क जो हैं, जी कनिष्क को ये पता चला कि उनको वो ओरिजिनल मेल दिखा जो वायर जिसमें नाम छुपा हुआ था, उनको बाद में पता चला एक्चुअली इंटरनली उनका नाम दिया गया था वायर के एडिटर को कि इन्होंने ये मेल अप्रूव किया है, जबकि वो तो छुट्टी पे थे उस वक्त, वो वियतनाम में छुट्टी पे थे। वायर इन्होंने रीच आउट किया था कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे। तो जब उनको ये बात पता चली कि मेरे नाम पे वायर के एडिटर को ये लग रहा है कि ईमेल अप्रूव हुआ है, तो उन्होंने जरूरी समझा कि वो वायर को इन्फॉर्म करें सबसे पहले कि देखिए मुझे, मेरी जानकारी में आया है कि मेरे नाम से आपने रिपोर्ट छापी है, तो वो मैं बंदा नहीं हूँ, कौन है मुझे नहीं पता है, यहाँ पे किसी ने मिसयूज किया है मेरे नाम का। और उन्हीं के रेवलेशन के बाद वायर ने डिसाइड किया कि हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये एंड पॉइंट पे अब ये वो कनिष्क के नाम पे किसने ईमेल भेजा, किसने वो ईमेल बनाया, ये अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है। वो जी वायर ही हमें बताएगा कि वो कनिष्क के नाम पे ईमेल आया कहाँ से, जबकि उन्होंने ऐसा कोई ईमेल भेजा ही नहीं जिसके बेसिस पे उन्होंने स्टोरी अपनी छापी थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो पूरी बात समर्थ ने बताई उससे एक बात स्पष्ट निकलती है कि अगर वायर एक इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, और जैसा समर्थ कह रहे हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन ये कह रहा है कि ये गलती उनसे हुई है, तो ये नुकसान वायर का कितना हुआ है ये चिंता करने के बजाय हमें इस बात की बड़ी चिंता करनी है कि ये नुकसान उन पत्रकारों का है जो लगातार चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ये वायर को समझनी चाहिए, जी छोटी तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये सब में विड्रॉ करता हूँ, उनकी ये मिस्टेक जो है, एक मिस्टेक जो है वो कई पत्रकारों पर भारी पड़ने वाली है। तो इसलिए जो फाइन प्रिंट पढ़ने की जी बात हम करते हैं या डबल चेक करने की या क्रॉस वेरीफाई करने की बात जो समर्थ कह रहे हैं, वो पत्रकारिता में कितना ज़रूरी है। और वो भी तब जब जो ये पूरा संस्थान है बहुत अनुभवी पत्रकारों द्वारा जी नेतृत्व इनका मतलब है। पत्रकारिता मुश्किल भी होती जा रही है। मैं एक पॉइंट ज़रूर कहना चाह रहा था कि
अगर मुझे किसी पर राजनेताओं और पुलिस वालों से भी कम विश्वास है, वो है कॉरपोरेट लोग। तो इस मामले में भरोसा किस पे किया जाए बड़ा मुश्किल है व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए। और बिल्कुल एक चीज़ जो मुझे समझ आई, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, और अगर आप उससे ठीक करके विषय को बंद करना चाहें हृदेश, तो बिल्कुल करिएगा। कई बार क्या होता है, रिपोर्ट में भी हम अपने बायस, जैसा आपने कहा ना, कॉन्फर्मेशन बायस लिए रहते हैं। हमें लगता है रिपोर्ट अच्छी है, तो कई बार हम उसे उतना स्क्रूटनाइज नहीं करते जिसे हम करेंगे जो रिपोर्ट हमारे रुचि के स्तर की नहीं होगी, उस विषय की नहीं होगी। क्या ऐसा भी हो सकता है, या इससे कैसे बचा भी जाए पत्रकारिता को? मेरे जैसे नए नए पत्रकारों को आप बताएं जरूर। मैं आप नए तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर खबर जब आती है तो रिपोर्टर का, और खासतौर से इन दिनों के माहौल में, बहुत ज़्यादा अपना एक इंक्लिनेशन होता है, वो रिपोर्ट को वैसे देखना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पर्यावरण कवर करता हूँ, राइट? तो अब मेरी ये रहता है कि मतलब पर्यावरण का विनाश कम से कम हो। प्रधानमंत्री केदारनाथ जा रहे हैं, और मुझे केदारनाथ के बारे में, मतलब मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया उस इलाके में। अब वहाँ पर ऑलरेडी इन्वायरमेंट का बहुत डिजास्टर हो रहा है, तो अभी मुझे खबर मिल रही है कि वो रोपवे बनाना चाहते हैं गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक, राइट? मुझे तो वो पता नहीं था। हाँ, वो रोपवे बनाना चाहते हैं और कम से कम घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसे ही रोपवे बनाने की जो एक बात है, गौरसो बुग्याल जो है जोशीमठ के पास, यहाँ बद्रीनाथ के इलाके में, वहां भी बात चल रही है, लेकिन वहां बहुत पेड़ कटेंगे। मुझे लगता है अब यहाँ कितने पेड़ कटेंगे ये तो जाके पता करना पड़ेगा, जब उसका आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसका प्लान आएगा। लेकिन मेरी इंक्लिनेशन क्या होनी चाहिए कि तुरंत मैं उस रोपवे का विरोध करूं, या ये पता करूं कि दुनिया भर में ऐसे संवेदनशील इलाकों में कितने रोपवे बने हैं और क्या वो सस्टेनेबल रहे हैं, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, राइट? पर्यावरण के साथ और जो बाकी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और रोजगार और ये सब क्या है। और जो मेरा मोटा पहला अनुमान है उसमें यही आएगा कि रोपवे नहीं बनना चाहिए, लेकिन कम से कम मैं इस प्रोसेस से तो गुजरूं, जो समर्थ कह रहे थे। उसके बजाय अगर मैं ऐसी मिस्टेक करता हूं कि 4 ऐसे एक्टिविस्ट को पकड़ता हूं जो पर्यावरण के नाम पर कहेंगे नहीं बनना चाहिए, और उसी को पेश कर देता हूं, तो वो भी एक, भले ही उसको लेके कोई ऐसा विवाद नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई मेटावर्क, कोई जोकरबर्ग और कोई अमित मालवीय नहीं है, तो स्टोरी को इतनी महत्व नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी पर्यावरण और लोगों की चिंता है, तो वो भी एक तरह की बेईमानी होगी। तो ये मैं कह रहा हूं कि इस मूलभूत चीज का जो है अभी अभाव दिखाई देता है। अपने ओपिनियंस में भी नम्रता हमें बरतनी चाहिए। एक छोटा सा विषय और, उस पर थोड़ा थोड़ा अपना पॉइंट रख के फिर हम रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ेंगे। बिल्किस बानो के केस में इस हफ्ते अपडेट जैसा ये आया, कई लोगों ने ये भी कहा कि इस मामले से याचिकाकर्ताओं का कुछ लेना देना नहीं है कोर्ट में, पर केंद्रीय मंत्री, संसदीय मंत्री जी का बयान ज़्यादा गड़बड़ रहा कि देखिए प्रोसेस फॉलो हुआ है और उनका बिहेवियर अच्छा था। जबकि ये भी आया कि उनमें से एक व्यक्ति जो पैरोल पे बाहर था, उस पर फिर से एक इसी तरह के मामले का, छेड़खानी का शायद आरोप लगा। समर्थ, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजनीति की ये कोट अनकोट बेशर्मी, जब हम इस पे बात कर रहे थे तब हृदेश को याद होगा मैंने कहा था, और मेरे मन में वो बात फिर से आ रही है कि आप व्यक्ति की तरह सोचिए कि उस महिला के साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ, उसकी माँ के साथ हुआ, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, उसकी बच्ची को मारा गया। उसके बावजूद भी हमारे नेता ये कहने से शर्माते नहीं हैं। तो समर्थ, पहले आपकी, ये राजनीति के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है, लेकिन इससे बदलने का और तरीका क्या है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके सर्कल में भी क्या इस पर डिस्कशन हुए? इन जनरल क्या व्यूज हैं लोगों के इसको लेकर, सरकार के रुख को लेकर और रिहाई को लेकर? देखिए, इसमें मतलब ऑनेस्टली मेरा इसमें कुछ इन्फॉर्म्ड व्यू नहीं है। मैं मतलब जो ये कहना चाहूँगा कि ये देखिए, ये तो क्लियर कट इनजस्टिस वाली बात है यहाँ पे। मतलब इसमें कुछ दो, मतलब एज अ सिटीजन आप भूल जाइए कि मैं एज अ पत्रकार या वो सब आप हटा दीजिए, मैं तो एज अ सिटीजन बोलूँगा कि जो पूरा चीज़ है, इनजस्टिस इज द ओनली थिंग जो आपको दिखता है यहाँ पे, कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट इसके अलावा ऑनेस्टली मतलब मेरे पास कुछ इसमें मीनिंगफुल बोलने के लिए है नहीं। नहीं, ठीक है, धन्यवाद समर्थ। लेकिन समर्थ ने सिर्फ एक लाइन कही और मुझे बहुत खुशी है, वही क्रक्स है पूरा। तो लोग इसलिए, और मैं कोई हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जब मुझे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जितने भी हमारे सीनियर हैं उन्होंने बताया कि लोग हिंसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो भूखे होते हैं। लोग हिंसा इसलिए करते हैं जब उन्हें लगता है उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो सब इसी वजह से उनके साथ इनजस्टिस ही हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक हमें एक मोरालिटी और एक समाज में जो कहते हैं रूल ऑफ लॉ का वो है। तो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उस पर बहुत सारे लोग जो
असहमति रखते हैं, जो मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ बोलते हैं, वो जस्टिस की वजह से उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उस महिला के साथ जो हुआ इनजस्टिस था। और ये कहना कि इनका व्यवहार बदला है, अभी हमें रिपोर्ट्स आई, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी थी कि 1000 दिन तो आप बाहर रहे आप जी लोग, लेकिन उसके बाद भी ये कहना कि इनका व्यवहार सुधर गया है। और सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने की सहमति से उसके बाद कोर्ट में दिया गया कि उसको उनको छोड़ा गया है। लेकिन जी उससे बड़ी चिंता क्या है? उससे बड़ी चिंता ये है कि आज रेप के विक्टिम्स जो हैं वो अपने आप को मतलब दबा कुचला जी महसूस कर रहे हैं, वो तो है ही, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। लेकिन जो इम्बोर्डन हो रहे हैं, जो रेप के पर्पट्रेटर्स हैं, जो करने वाले हैं, अभी जो राम रहीम का मामला है, वो जिस तरह से बाहर निकल कर आए जी और वो सत्संग कर रहे हैं, और वो कौन सी महिलाएं हैं जो उनके साथ सत्संग में हिस्सा ले रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। महिलाएं उनके सत्संग में एक बैठी हुई तो हैं। मेयर भी थी शायद हाँ, भाजपा नहीं, वो की। तो उनसे आशीर्वाद लेने गई क्योंकि जी उन्हें चुनाव लड़ना हो सकता है, राइट। लेकिन वो महिलाएं जिनका कुछ लेना नहीं, घरेलू महिलाएं, वो उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। कितना मतलब एक अजीब सी स्थिति है। अभी एक व्यक्ति जो एनसीआर में एक महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज के मामले में जेल गए थे, वो बाहर आ रहे हैं, उनका फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। ही इज नॉट ए कल्प्रिट ऑफ रेप, बट ही वॉज वेरी इंडिसेंट टू ए वुमन। है तो ये नॉर्मेलिटी जो है, ये बड़ी बड़ी चिंता के विषय है। हम छोटी छोटी चीजों को ना देखें, बड़ी चीज, मैंने कहा बिल्किस के हत्यारों का बाहर आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उसका एक्स्ट्रापोलेट होना, मतलब उस चीज का वैसे ही पूरे समाज में उसका अक्स दिखाई देना। नहीं, मैं तो इसे बड़ी बात नहीं मानता हूँ हृदय। आपने जो राम रहीम वाली बात की, उससे मैं आखिर में लाना चाहता हूँ। अच्छा हुआ, ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि वो व्यक्ति मल्टीपल बलात्कार हत्याओं में आरोपी है। एक पत्रकार, ये दंगाई हैं हाँ, जिन्होंने बलात्कार किया और बाहर आ गए। यहाँ एक सो कॉल्ड गॉडमैन है जो बड़े ही आराम से अपने मठ के अंदर दुराचार कर रहा है, वो हाँ, बाहर आ रहा है, लोग उसके सत्संग में हिस्सा ले रहे और हैं। ये सब कन्विक्ट हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, एक मैंने देखा, और वो बिल्किस बानो के पक्ष के विरोध में ही बोल रहे थे व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा। वो कह रहे थे भाई वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए, लड़ाई लड़ें। और मैं अगर बनजोत रुकती तो मैं उनसे सवाल पूछता, क्योंकि एक महिला से सवाल कहीं ज्यादा मायने रखता है। इतनी लंबी 2002 की घटना के बाद, लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला बिल्किस को। उनकी जैसे तैसे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जीवन शुरू हुआ। अब फिर से वो लोग उनके गांव में रह रहे हैं और लोग आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं, ये लड़ाई फिर करो। ये लड़ाई कब तक? आखिर कोई व्यक्ति, कोई भी पीड़ित कब तक समाज से लड़ सकता है? और बनजोत से मैं पूछता क्योंकि वो महिला होती, पर आपने भी रिपोर्टिंग में और इस तरह की जगहों से आपने खूब रिपोर्टिंग की है, छत्तीसगढ़ से भी, कहीं ना कहीं जाके इंडिविजुअल व्यक्ति टूट जाता है। तो इसका इलाज क्या है? ये केवल समाज में एक निराशा ही पैदा करेगा, और क्या कर सकता है? मैंने जितना अनुभव किया और मैंने जो उपन्यास भी लिखा है, उसमें एक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, सत्ता का मतलब जो पावरफुल व्यक्ति है, वो कस्टडी में एक महिला के साथ, उसका एक कैरेक्टर है जो रेप करता है। वो एक काल्पनिक उपन्यास है, राइट। और लेकिन वहां पर जो मैंने स्थितियां देखी हैं, तो ऐसी स्थितियां हैं वहां पर जहां लोग सत्ता का प्रयोग जो है महिलाओं का, क्योंकि देखिए हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हम प्यूनिटिव रेप एक हिस्सा रहा है। मतलब अगर मैंने किसी के साथ दुराचार कर दिया, तो वो मेरी माँ बहनों के साथ बलात्कार करके मुझे सजा देना, ये समाज हमारा ऐसा रहा है। ऐसी फिल्में हमने बनती हुई देखी हैं। और क्या है, किसी घर से महिला उठा लाओ और उसके साथ रेप करो। तो ये स्थितियां जो हैं पहले से रही हैं, लेकिन उसका ऐसा खुला विरोध और पुलिस का एक्ट न करना, बड़े पदों पर बैठे संवैधानिक पदों का लोगों का विरोध न करना, उसको मूक या जो बोलकर वाणी से समर्थन देना, ये एक गिरते हुए और डिकेडेंस सोसाइटी का एक अक्स है। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल, विषय को खत्म करते हैं, कि मुझे ये बात बिल्कुल बचकानी लगी थी कि भाई वो व्यक्ति लड़ाई कब तक लड़ेगा? वो जिंदगी भी जिएगा या नहीं? आप अन्याय, जो मैंने उस दिन बात कही थी, वो बार बार मेरे दिमाग में आती है। आप अपने अपने जीवन में एक मिनट सोचिए, क्या आपके साथ अन्याय हुआ? हिंदुस्तान की छवि क्या है यहाँ पर? हर मिनट, हर 2 मिनट या 5 मिनट, जो भी आंकड़ा है, बाहर अगर आप जो दोस्त जाते हैं, घूम के आते हैं, बताते हैं, ऐसी छवि खराब हो रही है कि जैसे यहाँ हर वक्त यही हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार ही हो रहे हैं। तो ये खबरें जब बाहर जाती हैं, और ये ग्लोबल वर्ल्ड है, और 1 मिनट में कोई ट्वीट करता है, उसे अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। तो वो मैं बोल रहा हूँ, हम क्या मतलब बना रहे हैं? जब वो आंकड़ा बन जाता है, तो फिर वो आंकड़े को डिनाई किया जाता है। समर्थ, आपको इस पर अंत में कुछ कहना है? नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं कहना है इस पे। ठीक है। तो अब चर्चा को यहीं विराम देते हैं, रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ते हैं। समर्थ, हमारे श्रोताओं के जीवन को बेहतर करने के लिए आपके पास कुछ रिकमेंडेशंस हैं? कोई भी रिपोर्ट, फिल्म, सीरीज, जो भी, किसी भी तरह का कंटेंट, कोई तस्वीर? हाँ जी मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है एक्सप्लेन्ड करके, उसका भी
वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। उसमें उसका सीजन 2 अभी रिसेंटली आया था, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इश्यूज पे वो बहुत अच्छे मिनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो अभी ओके। उसका मैं सीजन 2 बस देखना चालू किया है। तो एक तो वो है, और एक आर्टिकल मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, मैंने अभी अभी पढ़ा। वो किताबों के बारे में था कि जो बेस्ट सेलर की लिस्ट बनती है, जी अभी इनफैक्ट हम स्टार्टिंग में आंकड़ों की भी बात कर रहे थे, जी तो वो बेस्ट सेलर की लिस्ट बनती कैसे है, और उसमें ग्लोबली जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लिस्ट है, तो उसके जो बिहाइंड द सीन्स जो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे लगता था कि जो किताब ज्यादा बिकती है उसको बेस्ट सेलर बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जी उसमें पेपर बैक है, वो हार्ड कवर है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो नंबर जैसे बन के आता है। तो वो एक पब्लिक बुक्स करके एक वेबसाइट है, उस पे आर्टिकल अभी आया था, वो मुझे काफी काफी इंटरेस्टिंग लगा था, तो एक बेस्ट चीज जो सेलर पहले नंबर पता नहीं। होता है या बेस्ट सेलर रेवेन्यू कितना जनरेट किया ये होता है? वो भी नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना हाँ, कि बेस्ट सेलिंग बुक, हाँ। तो वो उस कभी कभी वो एडिटोरियल डिसीजन भी होता है कि आपको ओके क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो ओके। और मतलब वही है, पहले मुझे लगता था बड़ा सिंपल होता होगा, जो किताब ज्यादा बिक रही है, जो ज्यादा कमा रही हम्म है, हम्म वो आपका बेस्ट सेलिंग में बन जाएगा, बट हम्म ऐसा है नहीं। तो वही हम्म एक और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के जो लिस्ट बनती है उस पे काफी डिस्कशन था। इंडिया में मैंने नहीं देखा है एग्जैक्टली कैसे होता है, बट तब भी एक सोचने वाली बात है कि, और वो उससे ये बता रहे थे कि उस लिस्ट की वजह से कैसे और उसके इम्प्लीकेशंस क्या इंडिया में भी होते हैं। दैनिक जागरण में एक लिस्ट छपती है हर साल। नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है, एक लिस्ट छपती है, उसके बारे में हम पूरा इन्फॉर्म्ड व्यू जो जी होगा वो नहीं नहीं, देते दैनिक जागरण कहीं ज्यादा बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स से। आप देखिए हैं। हाँ सर्कुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी जनसंख्या अमेरिका की है पूरे की, उतनी तो यूपी और हाँ एमपी बिल्कुल ठीक मिला के बात है। है। अमेरिका की जनसंख्या जो है वो करीब 40 करोड़ है और हमारी जनसंख्या कोई 1400 करोड़ के जी आसपास है। जी, तो इस साल हम चीन से आगे निकल जाएंगे एकदम नंबर 1। खैर हृदेश, आपके रिकमेंडेशन? नहीं, मेरे रिकमेंडेशन अभी एकदम कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समर्थ की और बनजोत की स्टोरीज अलग अलग जो विषयों जी पे, समर्थ की स्टोरी जो इन्होंने मेटा वाले मामले पे लिखी है, वायर बेटा का जो विवाद है, और बनजोत ने स्टोरीज अभी की बात नहीं है, हंगर इंडेक्स की नहीं है, बल्कि पहले पहले से उन्होंने काफ़ी वैक्सीन को लेके भी अच्छी रिपोर्ट्स जी की हैं, जी। और मैं उन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ। उसके अलावा एक हल्का फुल्का पढ़ने के लिए, कोई नई किताब नहीं है, पुरानी किताब मुझे याद आ रही है इसलिए कि अभी आपने जो बातें की बेस्ट सेलर की बात, एक जी जी राइटर हैं विवेक शानबाग, कन्नड़ राइटर हैं, जी और ये उनका एक और इंटरेस्टिंग रिश्ता बताता हूँ कि वो सन इन लॉ हैं यू आर अनंत मूर्ति के। तो उन्होंने एक किताब अच्छा लिखी घाचर घोचर। तो जी मेरे को जब एक बार बुलाया गया एक जगह दून स्कूल में बोलने के लिए कि रीजनल राइटिंग्स पर, तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार मुझे कुछ बोलना है, कुछ पढ़ने के लिए सजेस्ट करो। तो उन्होंने कहा किताब अभी आई है घाचर घोचर, ये पुरानी बात है, आज की नहीं, जी 4-5 साल पुरानी। तो ये मैंने, और खुशकिस्मती से मुझे एयरपोर्ट में वो किताब दिख गई, तो 40 मिनट की फ्लाइट में मैंने काफ़ी कुछ वो किताब पढ़ी। 100 पन्नों की किताब है मैक्सिमम, जी बहुत अच्छी किताब है। और फिर मैंने उनको फ़ोन किया विवेक जी को कि सर मैं आपकी किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये तो कई भाषाओं में पहले ही ट्रांसलेट हो चुकी है। तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत लाइट, और लेकिन जिंदगी का फलसफा है उसके अंदर। घाचर घोचर जी इज अ वंडरफुल बुक एंड ब्यूटीफुली ट्रांसलेटेड अंग्रेजी में। मैंने हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में पढ़ी है, पर हिंदी में भी वो ट्रांसलेटेड अगर कोई पढ़ना चाहे तो। ये धन्यवाद। तो अभी मंगाता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद हृदय जी। मेरे 3 रिकमेंडेशन हैं हमेशा की तरह। पहला, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर अश्विन की एक रिपोर्ट है जो गाम्बिया में कफ सिरप से मौतें हुई, तो उसको लेकर क्या सारी पेचीदगी चल रही है, जो सर्टिफिकेट था, फिर जो दिनेश ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक प्रशांत रेड्डी जी ने एक इंटरव्यू में, फिर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने उन्हें नोटिस दिया है, तो वो रिपोर्ट है। दूसरी, हमने जो बात की पर्यावरण की, और वो हमारा पेट पीव है, तो एक DW हिंदी की है कि एनर्जी का जो ये ट्रांजैक्शन इस समय चल रहा है, रशिया की वजह से जो समीकरण बदल रहे हैं, उसकी वजह से जो क्लाइमेट के अकॉर्ड थे कई बार वो अफेक्ट होते दिख रहे हैं, तो वो देखिए और पढ़िए, सॉरी। और दूसरा साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट है, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन नई अपडेट आई है इस पर 2 दिन पहले। थ्वेट्स ग्लेशियर यूके के साइज का वो पिघल रहा है, ये तो साउथ पोल से टूट रहा है, और उस बहुत तेजी से हो रहा है अब वो। नहीं, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं लोगों के लिए कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सेट कर जी दूं जी 30 सेकंड में, क्योंकि जो ये पूरा यूक्रेन वॉर हुआ है, जो इन्होंने अपने पेरिस गोल के लिए जो अपने कमिटमेंट किए जी, थे देशों ने, पेरिस वो सब अकॉर्ड। डिसरप्टर की तरह हुआ है ये वॉर। तो अब फॉसिल फ्यूल पर वापस लौट रहे हैं सारे यूरोपियन देश भी, और चाइना जो है इस वक्त बहुत बड़ा सेलर बन गया है, जी, क्योंकि रशिया ने जो बाल्टिक सागर से उनकी जो जाती थी पाइपलाइन। यूरोप को, उसको रोक दिया है। तो वो लोग, चाइना इसका फायदा उठा के कह रहा है उनको जी कि हमसे लीजिए। अब उनके पास कितनी एनर्जी है, कितना तेल है, कितना कोयला है,
तो ये वास्तव में पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये और थ्वेट्स ग्लेशियर का जरूर पढ़िएगा। मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ उससे कि वो जिस साइज का ग्लेशियर साउथ पोल से वो टूटने वाला है, वो बहुत बड़ी परेशानियां खड़ा करेगा। इसके साथ ही इस हफ्ते की चर्चा को समाप्त करते हैं। दिवाली आने वाली है, आप ये चर्चा जब सुनेंगे तब दिवाली आने वाली होगी। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। पटाखे ना जलाएं, मिठाइयाँ खाएं। हाँ, मैं वही कह रहा था हृदयेश, आपको शुभकामनाएं। और पटाखे ना जलाएं। देखिए, पैसे किसी के भी हो, आस्था किसी की भी हो, फेफड़े आपके अपने हैं, राइट, तो बिल्कुल। पटाखे ना चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।